हेलो। तो मैं डॉक्टर धर्मेंद्र आपको एक महत्वपूर्ण विषय पे सब्जेक्ट पे जिस पे वेबिनार ये आयोजित की गई उस पे मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम होम्योपैथी साइंस को लेकर के अपनी अंडरस्टैंडिंग बना करके हम किधर जा रहे हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि जो डॉक्टर हैनीमैन सर ने जो हमें दिया होम्योपैथी साइंस, एक वेल परफेक्टेड साइंस हमें स्टैब्लिश करके दी, तो हम वो कहाँ छोड़ रही है। क्या हम जैसी साइंस उन्होंने स्टैब्लिश की थी क्या हम उसे कॉपी कर पाए, या मॉडिफिकेशन के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे क्या हमने बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो थे वो खो दिए। क्या हम अपने फादर होम्योपैथी की जो स्टैब्लिशमेंट है, जिसे हम लिगेसी कह सकते हैं, जो उन्होंने डिक्लेयर्ड फॉर्म में कहा कि ऑलमोस्ट परफेक्ट साइंस है, क्या हम उसे संभाल पा रहे हैं सही मायने में। अगर हम ऐसे देखते हैं तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि हम इसे शायद सही मायने में नहीं संभाल पा रहे। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको कहना चाहूंगा, ना केवल हम लीगेसी संभाल नहीं पा रहे, बल्कि जैसे एक घर होता है और उस घर में रहने वाले लोग आपस में हमारे अपने फादर की जो विजन एंड मिशन होती है उसको समझे बिना ही आर्गुमेंट करके हम झगड़ झगड़ के अलग हो गए। आर्गुमेंट, हेल्दी डिस्कशन, ये अच्छी चीज है, बट हम एक्चुअल मिशन था जो फादर होम्योपैथी हमें देखे गए थे, वो हम कहीं बहुत पीछे छोड़ दिए। मैं 2004 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उससे पहले मैं कॉलेज में था। कॉलेज लाइफ में भी ये सर्चिंग थी, क्या ये जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ या जो कुछ भी कॉलेज में हो रहा है वो सही है क्या। एंड 2004 से 2014 तक यही सी मशक्कत में चले गए कि फेल्योर सक्सेस के बाद कि हम जो कर रहे हैं वो सच में कंप्लीट नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है। या तो साइंस जो फादर होम्योपैथी छोड़ के गए उसमें फॉल्ट है, उसे और स्टैंडर्डाइज बनाने की जरूरत है, एक ये प्रश्न था। या फिर ये प्रश्न था कि जिन लोगों ने इस साइंस को जैसे समझा है वो गलत समझा है, मिस इंटरप्रेट किया है, मिस अंडरस्टूड किया है। एंड एक प्रश्न ये था तीसरा मेरे दिमाग में कि शायद मेरी ही अंग्रेजी खराब है, मैं ही समझने में मुझे दिक्कत है। बट जब 2010 से 2014 के बीच में कंटिन्यूअस रीडिंग एंड टीचिंग एंड एप्लीकेशन शुरू किया तो मुझे लगा कि दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो फादर होम्योपैथी ने नहीं कहा है, वो हम कुछ अलग ही कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रख करके मैंने छोटे छोटे टुकड़े निकाले और उन्हें अप्लाई करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि ईच एंड एवरीथिंग एप्लीकेबल है। और मुझे ये तब समझ में आया कि फादर होम्योपैथी ने लिखा नहीं, पहले कंसेप्ट का जन्म हुआ, फिर उस कंसेप्ट को वेरीफाई किया एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, एंड मल्टीपल वेरिफिकेशन के बाद उसे लिखा है फादर होम्योपैथी ने, स्टैब्लिश किया, एंड उसमें लगातार लगातार 48 ईयर्स तक मॉडिफिकेशन चलता रहा। एंड फाइनली 1842 में वो ये कहने में सक्षम हुए, कैपेबल हो गए, उनकी इनर वॉइस से ये आवाज निकली कि इट इज ऑलमोस्ट परफेक्ट। देखा ना, ऑलमोस्ट परफेक्ट।
एंड उन्होंने ये भी कहा आई हैड नॉट लिव्ड एनीवेयर। तो ये जो उनका स्टेटमेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। लाइफ के अंतिम पड़ाव पर विद इन 1.5 ईयर में उन्होंने जो ऑर्गेनाइज एक्सपेडिशन कंप्लीट किया, उसमें जो चेंजेस किए गए उनको हमने सबने, हमारे ओल्ड स्टारवर्ड्स एंड प्रेजेंट स्टारवर्ड्स, सबने उसको अवॉइड किया, इग्नोरेंट किया। इस तरीके से हम जो लिगेसी थी उसको हम एज इट इज संभाल नहीं पाए। कहने का ये मतलब है हम कहीं गलत रास्ते पे चले गए। इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट एंड इनिशियल स्टेटमेंट मैं बोलना चाहता हूं। श्योर इज श्योर है और सबके लिए ये पॉसिबल है। इसी चीज को ध्यान में रख करके सब लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले सामने वाला जो हमसे कह रहा है उसको हमें लिसन करना है, बजाय किसी डिसीजन पे, किसी के बारे में कोई इनिशियल एजम्पशन या राय बनाने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी है। हमें पता है, आपके पास नॉलेज है, आपने भी किताबें पढ़ी हैं और आपके पास भी एक्सपीरियंस है। हमें ये भी पता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये वेबिनार जो ज्वाइन किया है, बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफी हद तक बेहतर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। हम ये भी मानते हैं कि आपको बहुत हद तक बेसिक नॉलेज है होम्योपैथी की। बट इन सब के बावजूद भी हम आपसे आज एक रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी बर्तन अगर पहले से ही भरा हुआ हो तो उसमें लेने की क्षमता नहीं होती। तो वो पात्र थोड़ा खाली करिए, फ्री माइंड होकर के बैठिए और उस एम्प्टी कप में कुछ मैं डालने जा रहा हूं, उसे फुलफिल करिए। अगर ऐसा लगता है तो आपके पास, जैसे अभी बर्तन खाली करके कुछ लिया है और आपको लगता है कि ये काम का नहीं है, तो आप वापस एम्प्टी कर दीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि फादर होम्योपैथी जो हमें देखे गए और हम जो कर रहे हैं वो बहुत हद दर्जे तक बहुत बहुत, या तो हम उसे ब्लेंडर कह सकते हैं या हम उसे मिस्टेक कह सकते हैं। आप एरर तो बिल्कुल नहीं कह सकते, ये मिस्टेक या ब्लंडर ही हम कर रहे हैं। तो जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस समय, उस इंफॉर्मेशन से हो सकता है कि आपके जीवन में, आपकी प्रैक्टिस प्रोफेशनल लाइफ में टर्मोइल क्रिएट हो जाए। आप इसे केवल एक्सेप्ट ना करें या कंट्राडिक्ट ना करें। ये जो वेबिनार है उसको केयरफुली सुने एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो रेफरेंसेस एंड क्वेरीज आपके दिमाग में क्रिएट होती हैं या हम जो प्रोवाइड करते हैं आपके लिए, उन सबको प्रॉपरली नोट करें एंड उन्हें जाके पढ़ें। अंत में जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में क्रिएट होंगी, उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख करके हम आपकी उन क्वेरीज का आंसर करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि हमारे और आपके बीच में इंस्टीट्यूशंस हो, यानी हम कुछ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस आपको शेयर करें, कुछ प्रैक्टिकल बातें बताएं एंड कुछ आपकी भी सुने। यानी हम आर्गुमेंट्स की जगह हम हेल्दी डिस्कशन, गिव एंड टेक, यानी इंस्टीट्यूशन का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे इस वेबिनार के खत्म होने पर। यानी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में हम आपसे कुछ सीखेंगे, हमसे आप कुछ सीखेंगे। इसी के साथ मैं अब आपको मेन टॉपिक पे बढ़ता हूं। अब मैं आपको
एक वही इम्पोर्टेंट बात फिर से रिपीट करता हूं कि कुछ लोगों ने ये सवाल उठाए पोटेंसी को लेकर के, कभी डोज को लेकर के। फेसबुक पे कभी एक आध पोस्ट की तो लोगों ने कहा कि वो हैनीमैन सरकार नहीं है, सिक्स एडिशन, वो डॉक्टर मेलेना हैनीमैन का क्रिएशन है। हो सकता है, चलो मान भी लेते हैं, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये एविडेंस जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किसी ने कुछ भी कहा है उसको क्रॉस चेक किए बिना ही रिजेक्ट कर देना हमारी साइंटिफिक होने या साइंटिस्ट होने पे सबसे बड़ा सवाल है, हमारे डॉक्टर होने पे सबसे बड़ा सवाल है। थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि जो सेकंड वाइफ थी फादर होम्योपैथी की, उन्होंने ये सब क्रिएट भी किया होगा, तो हो सकता है कि वो सही हो। बिना प्रैक्टिकली एप्लीकेशन किए हुए आप उन्हें डिनाइड नहीं कर सकते, उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्ट करना या ना करना ये सेकेंडरी कोस्ट है। तो हैनीमैन सर ने, ये वैलिड है, ये हैनीमैन सर का ही काम है। इसके लिए डॉक्टर हैनीमैन ने स्वैब को एक लेटर लिखा था फरवरी 20, 1842 को, और उसमें लिखा था कि आई हैव नाउ आफ्टर 18 months ऑफ वर्क finished the sixth edition of my organ, the most nearly perfect of all। कह रही ये अब तक जितना भी मैंने वर्क किया है, जितने भी एडिशन पब्लिश किए हैं ऑर्गेनन पे, उसमें सबसे ज्यादा परफेक्ट है। यानी अब ये अल्टर्ड सिस्टम जो उन्होंने 1.5 साल मेहनत करके एंड फाइनली जो लास्ट की जो प्रैक्टिस थी उसमें जो एक्सपेरिमेंटेशन किए डोजेज एंड पोटेंसी को लेकर के, उन पर उन्होंने अपना फाइनल एस्टैब्लिशमेंट रिटन डॉक्यूमेंट पब्लिश करने के लिए अपने पब्लिशर को भेजा। अब 2 डेट और इम्पोर्टेंट थे 1842 के बाद, 1920 और 1921। बहुत दिनों तक ये कहानी तो बड़ी है, बट हम एक शॉर्ट में आपको बताएंगे कि बहुत दिनों तक ये चलता रहा। मेलेना हैनीमैन ने भी ये डॉक्यूमेंट ज्यादा रॉयल्टी के लिए किसी को भी दे नहीं पाई, वो मिल नहीं पाया किसी को, और ये पब्लिश नहीं हुआ। एंड 1878 में वो भी एक्सपायर हो गई। बट उनकी बेटी जो थी, उसकी शादी बोनिंगसन फैमिली में हुई, वो भी पब्लिश नहीं हुई। उनके हाथ में, उनकी फैमिली के हाथ में थी ये डॉक्यूमेंट, और किसी तरीके से थ्रू रिचर्ड हेल के थ्रू ये डॉक्यूमेंट उनके हाथ में आया। एंड 1920 में ये जर्मन में और 1921 में इंग्लिश में पब्लिश हुआ थ्रू द हेल्प ऑफ डॉक्टर विलियम वोरिक। तो ये इसकी कहानी है। पर एक दुर्भाग्य ये भी है कि विलियम वोरिक ने ये ट्रांसलेट किया, बट बहुत सारे जो चेंजेस थे डोज एंड पोटेंसी को लेकर के, उन्होंने अपने किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट में पब्लिश नहीं किए, या उनकी जो प्रैक्टिस है उसमें वो चीज दिखाई नहीं देती। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हैनीमैन सर ने क्योर करने के लिए और क्योर अचीव करने के लिए कितनी जबरदस्त मेहनत और मशक्कत की, और उसको अचीव करने के लिए कम से कम समय में श्योर एंड सर्टेन बनाने के लिए क्या किया होगा, कैसे किया होगा। अगर हम 5th एडिशन की प्रीफेस पे फोकस करते हैं, तो वहां पे हैनीमैन सर देखते हैं कि क्योर विल बी सर्टेन एंड रैपिड in proportion to strength which the vital force still prevails in the patient. Hence, homeopathy avoids everything in the slightest degree and feebly. मतलब किसी भी तरीके से सर्टेनिटी के साथ साथ, रैपिडिटी के साथ साथ
क्योर तो होना ही चाहिए, बट किसी भी तरीके से वहां पर किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात हैनीमैन सर ने 28 मार्च 1833 को लिख दी, बट ये अचीव 1842 में कंप्लीटली डॉक्यूमेंट के रूप में उन्होंने अचीव कर ली होगी बीच में, बट ये 1842 में ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आई। क्यों? क्योंकि जो पोटेंसी एंड डोजेज के जो चेंजेस थे एंड फाइनली जो 1839 तक जो अदर एंटीसोरिक मेडिसिन थी जो ऐड हुई, यानी 33 से लेकर के 6 इयर्स में जो बची हुई मेडिसिन, जो 5th एडिशन हैनीमैन सर का जो क्रॉन डिजीज का लॉन्च हुआ जिसमें अदर मेडिसिन थी, तो इन सब ने उसे कंप्लीट बनाया, यानी क्योर को सर्टेन एंड रैपिड बनाने में मदद की। यानी अगर 6th एडिशन को बाहर निकाल दें और 5th वॉल्यूम जो क्रॉनिक डिजीज का है उसको बाहर निकालें तो ये कंप्लीट नहीं हो सकता। तो हैनीमैन सर ने ये स्टेटमेंट तो दे दिया, पर ये स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए उन्हें और भी समय और एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन करने के बाद उन्होंने ये चीज फाइनलाइज की 6th एडिशन में कि हाँ अभी जो क्योर है वो सर्टेन और रैपिड हो सकती है। उसके लिए जो डोज और पोटेंसी में चेंजेस हैं और जो एंटीसोरिक मेडिसिन की जो 5th वॉल्यूम में जो नई मेडिसिन ऐड हुई उन सबसे ये काफी हद तक कंप्लीट होता है। अब 53 में हैनीमैन सर ऑलरेडी ये बात कर ही रहे थे कि जो क्योर है वो माइल्ड तो होने के साथ साथ क्विकेस्ट, मोस्ट सर्टेन एंड मोस्ट परमानेंट होनी चाहिए, जिसमें जो हैनीमैन सर ने जो नेचुरल जो इनफैलिबल इटर्नल लॉज हैं नेचर के, उनको बोला कि ये अचीव करते हुए, यानी यहाँ पे लॉ का कहीं पे भी अवॉइडेंस नहीं होना चाहिए, यानी इन लॉ को ध्यान में रखते हुए इसी तरीके से अचीवमेंट होनी चाहिए। और उन्होंने इसे और सरलता से ये कह दिया गया कि अगर हम सही में होम्योपैथिक साइंस को समझते हैं पूरी, जैसा मैंने आपको कहा है इमिटेट मी बट इमिटेट वेल, अगर वैसा ही करते हैं तो क्योर कैसी है? सर्टेन एज दैट देयर इज बट वन स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, यानी 1-2 पॉइंट लगाएं और उसमें एक सीधी लाइन खींचे, तो इस तरीके से क्योर होनी चाहिए। तब जाकर के आप क्योर कर पा रहे हो या क्योर समझ पा रहे हो या हैनीमैन सर ने जो लीगेसी साइंस स्टैब्लिश की उसको समझा, पर ऐसा नहीं हुआ। हमारे होम्योपैथिक वर्ल्ड में कई स्टेटमेंट जो हैं आम पब्लिक के रूप में इवन डॉक्टर्स ने ही स्टैब्लिश किए हैं, हमारे अपने संगी साथी, हमारी फ्रेटर्निटी ने। जो रैपिडिटी की बात है वो पूरी डिस्ट्रॉय कर दी, जो माइल्ड की बात है वो भी डिस्ट्रॉय कर दी। क्यों? 2 रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट। पहला रीजन ये है कि जब हम क्योर नहीं कर पा रहे या हम पेशेंट को रिलैक्स नहीं कर पा रहे अपनी प्रॉपर मेडिकेशन के जरिए से, अपनी साइंस से, तो हमने क्या कहा कि हमारी साइंस का जो स्टेटमेंट आ रहा है कि होम्योपैथिक साइंस स्लो है, बहुत टाइम लेती है, इसका ये मतलब है कि हमने हैनीमैन साइंस की जो ड्यूटी है, जो फर्स्ट एडिशन से लेकर के फाइनल एडिशन तक ऑर्गेनन के उन्होंने स्टैब्लिश की रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर, उसको हम नहीं समझ पाए। तो हम कुछ तो चूक गए हैं जिसकी वजह से हमने अपने पेशेंट के बीच में, क्योंकि बाहर पेशेंट के बीच में से स्टेटमेंट नहीं आ रहा, ये हमने हमारे अपने डॉक्टर्स ने, हम जब कॉलेज लाइफ में थे तब इस तरीके की स्टेटमेंट थी, अरे बहुत टाइम लगेगा, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। डेफिनेटली लंबे समय तक बीमार हो तो समय लग सकता है, बट जो हैनीमैन सर की जो रैपिडिटी है वो हमने शायद समझी नहीं, इस वजह से ये स्टैब्लिश हो गया कि होम्योपैथी इज ए स्लो साइंस, बहुत टाइम टेकन साइंस। इसके पीछे के रीजन है कि हम जो एग्जैक्ट पाथ था हैनीमैन सर का, जो हमें इमिटेशंस करने की कहा गया था, वो हमने फॉलो नहीं किया। इसलिए हमने जब हमारे पेशेंट ठीक नहीं हुए या वो लंबे समय तक खींचने लगे तो हमने कहना ये शुरू कर दिया कि ये थोड़ा टाइम तो लगेगा, टाइम तो पे करना ही होगा आपको।
सेकंड स्टेटमेंट जो हुआ कि ये तकलीफें बढ़ाती है, एग्रावेशंस करती है, तो क्योर में आपने ये कहना शुरू कर दिया इट इज अ गुड साइन। और ये गुड साइन की वजह से जब भी ये तकलीफ होती है तो बहुत सारे जो पेशेंट इस टर्मोइल से गुजरते हैं तो वो दूसरे डॉक्टर को जब चेंज करने जाते हैं तो कहते साहब आपके यहाँ तो ऐसा नहीं होगा क्या। तो ये भी आपकी जो हैनीमैन सर की जो अंडरस्टैंडिंग थी या एस्टैब्लिशमेंट थे फाइनल, उनको ना समझने की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो जो एग्रेवेशन है का जो कंसेप्ट है हमने ही फैलाया। हमने जो हाई पोटेंसी एंड मैसिव डोज जो लोगों को देना शुरू किया, एंड कभी कभी पेशेंट की जो वाइटलिटी है उसको सूट नहीं किया, एंड देन एग्रेवेशन हो गया और पेशेंट के बीच में एक होम्योपैथी के बीच में कंसेप्ट स्टैब्लिश हो गई कि ये तकलीफ बढ़ाती है, उखाड़ती है, देन बाद में ठीक करती है। फर्दर डॉक्टर हैनीमैन एफोरिज्म 47 में 47 को समझना है तो 46 समझना होगा, उसके पहले के एफोरिज्म समझने होंगे। बट अगर 46 समझ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नेचुरल क्योर कैसे होती है, किस तरीके से उन्होंने पुराने ओल्ड फिजिशियंस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कोट किए हैं 46 में कि नेचुरल प्रोसेस कैसे पॉसिबल है क्योर की। वहीं पर कह रहे हैं कि नथिंग 47 में कि नथिंग कुड टीच द फिजिशियन इन ए प्लेनर एंड मोर कन्विंसिंग मैनर। तो कह रहे जो कोई भी तरीका नहीं है फिजिशियन को सिखाने का सीधा साधा या कोई कन्विंसिंग। तो ये जो मेडिसिन देना है जो ऊपर ऑटोमेटिकली जो नेचुरल क्योर हो रही है, क्योर करने के लिए रैपिड श्योर एंड परमानेंट मैनर में, तो कह रहे हैं कि कंफर्टेबली विद द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन नेचर, कि ये नेचर में ऑटोमेटिकली कभी कभी आपको ऐसे देखने को मिलती है, ये ऑटोमेटिकली होती है। अगर हम इसे समझ लें तो हम क्योर को, जब डिजीज आएगी किसी भी फॉर्म में, अगर हम इस नेचर में जिस तरीके से क्योर हुई लोगों ने उसे ऑब्जर्व किया और उसे लिखा, अगर हम इसे समझ लें तो हम ये एक प्रॉपर हीलिंग सिस्टम के रूप में एक केयर प्रोसेस कैसे होती है, जब तक हम इसे समझेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ चीजें की। तो वो अगर कनेक्ट करके अगर आप पढ़ते हैं 145 से, तो उसमें एक फुट नोट है हैनीमैन सर ने लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फुट नोट है। उसकी जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि होम्योपैथी इज सर्टेन एज मैथमेटिक्स। बट इसको समझने के लिए ये सेंटेंस जो कंक्लूडिंग फॉर्म में लिखा, इसको समझने के लिए उसमें 145 में हैनीमैन सर ने क्या कहा एंड उसके फुट नोट में डिटेल्स में क्या कहा, इसे समझना जरूरी है। नहीं तो हम ये जो होम्योपैथी इज सर्टेन एज मैथमेटिक्स नहीं समझ पाएंगे। तो इस फुट नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि हैनीमैन सर कहते हैं कि अगर हम मॉर्बिफिक एजेंट यानी मेडिसिन या जो नेचुरल मॉर्बिफिक एजेंट हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और उसके बाद जो डिजीज क्रिएट होती है, तो कह रहे मैंने 40 इयर्स जब ये लिखा उन्होंने तो 40 साल तक ये लगातार काम किया किस चीज का, मेडिसिनल सब्सटेंस को खुद पे एंड उनके कुछ यंग मैन जो उनके शिष्य थे या उनके पहचान के जो लोग थे जिन्होंने हेल्दी ह्यूमन बीइंग यानी यंग मैन ने अपने ऊपर वो मेडिसिन प्रूव की, एंड प्रूव करने के बाद उन्होंने उनको फिर से देखा यानी क्रॉस कंफर्म किया कि ये प्रॉपर प्रूविंग हो भी रही है कि नहीं, या जो ऑब्जर्वेशन हैं वो बराबर हैं कि नहीं, एंड देन उसके बाद उसको मैट्रेमेडिका यूरा और द क्रॉनिक डिजीज में जगह दी मेडिसिन के जो ऑब्जर्व सिम्टम्स है। तो कहने का ये मतलब है कि ये मैथमेटिक्स कब बनता है, जब हम इमेजिनेशन से बाहर रहते हैं, जब हम फैब्रिकेशन से बाहर रहते हैं। हैनीमैन सर ने कहा कि एक ही तरीका है क्योर करने के लिए,
या होम्योपैथी को मैथमेटिक्स की तरह समझने के लिए एक ही तरीका है कि जो मॉर्बिफिक एजेंट है यानी मेडिसिनल सब्सटेंस है, उनकी हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर जो एक्शन है यानी जो ऑब्जर्वेशन एंड प्रूविंग आती है सामने, वो प्रूविंग को जब आप समझ लेते हो फिर उसी के एनालॉग और जो डिजीज है हमारे नेचर में, हमारी बॉडी में, उनके ध्यान में रख करके जब हम मेडिसिन देते हैं तब क्योर पॉसिबल होती है। तो ये तब मैथमेटिक्स बनती है। तो इमेजिनेशन से पॉसिबल नहीं है, यानी अगर इमेजिनेशन फैब्रिकेशन से ये काम हो जाता जो आजकल की कंपाइलेशन जो रिपर्टरी में चल रहा है, इमेजिनेशन चल रहा है ईच एंड एवरीथिंग का, तो ये एनिमल सर को प्रूविंग की जरूरत नहीं थी। 40 साल तक जो काम किया प्रूविंग का, इसकी मेहनत करने की। और फिर एक सवाल ये भी है कि उसके बाद उन्होंने फर्दर प्रूविंग नहीं की। उनको ये समझ में आ गया था कि जितने मेडिसिनल सब्सटेंस उन्होंने खोज लिए हैं, इससे लगातार इनको यूज करके अगर हम साइंस समझते हैं और इन मॉर्बिक एजेंट की एक्शन समझते हैं बॉडी पे किस तरीके से होने वाली है एनालॉगसली, तो फिर हम क्योर कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो हमने मिस की है। और जो हम जितनी भी मैथमेटिका या थॉट प्रोसेस या फैब्रिकेशन आ रहे हैं होम्योपैथी में, वो इस बात को कि जब तक प्रूव्ड मेडिसिन नहीं है उनको आप यूज मत करिए, क्योंकि ये एक बड़ा खतरा है। क्योंकि आपको ये भी नहीं पता है कि जो लोग ये लिख रहे हैं कि ये प्रूविंग की, वो प्रूविंग की, ऐसे प्रूविंग की, एक्चुअल में वो रिलायबिलिटी का इशू है। क्या वो इशू है? उसको रिलायबल आप कंफर्म कैसे करोगे? या तो आप खुद पे यूज करो, आप खुद पे यूज नहीं करते तो उनकी रिलायबिलिटी पे भरोसा नहीं। मुझे तो बिल्कुल नहीं, आज के जो एग्जिस्टिंग स्टॉलबर्ट्स हैं उन पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारी होम्योपैथिक साइंस सर्टेन और मैथमेटिक्स होते हुए भी हम उसे यूज नहीं कर पा रहे, एनिमल सर ने जैसे कहा है। तो ये लीकेज है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने मिस की हैं, उन पे हम नजर डाल लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने हेल्थ नहीं समझा। नेचुरल लॉज हेल्थ में कैसे पता चलते हैं, डिजीज में कैसे पता चलते हैं और क्योर में कैसे पता चलते हैं। तो ये नेचुरल लॉ को जानना इन तीनों कंडीशन में जरूरी है। एफोरिज्म 14 to 26 तक इनके बारे में, क्योर डिजीज के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है। अगर हम हेल्थ पे फोकस करते हैं तो हनीमैन सर कहते हैं कि हार्मोनियस फंक्शन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, यानी हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी स्पिरिट, जिसको आप वाइटल फोर्स, वाइटैलिटी कह सकते हो, आज की अदर भाषा में इम्यूनिटी कह सकते हो, आपका डिफेंस सिस्टम कह सकते हो, वो अच्छे से काम कर रहा है, हार्मनी में काम कर रहा है। आप सुबह निकलते हो, शाम को घर आते हो, जैसे हैप्पी मूड में गए थे वैसे हैप्पी मूड में वापस आते हो। आपका काम करने में मन लगता है, आपको काम करने में किसी तरीके का कोई इशू नहीं है, आपके किसी भी ऑर्गन का फीलिंग आपको नहीं है, इसका मतलब आप हेल्दी हैं। आपको किसी भी तरीके की एहसास नहीं होती अपने मन, अपनी बॉडी और अपनी वाइटैलिटी के बारे में, कोई डिरेंजमेंट, कोई अरेंजमेंट, कुछ डिसऑर्गेनाइजेशन फील नहीं होता, यानी सब ऑर्गेनाइज है। पूरा बॉडी, पूरा माइंड, पूरा स्पिरिट ऑर्गेनाइज है। जब ऑर्गेनाइज होता है तो हमें किसी तरीके की फीलिंग नहीं होती उसके होने की, हमारे किसी ऑर्गन की फीलिंग नहीं होती, हमारे किसी वाइटैलिटी की फीलिंग नहीं होती। ये हमारे ऑपरेशन सब नॉर्मल नेचुरल होते हैं तब ये फीलिंग होती है, यानी फ्री फील करते हैं। और ये फ्री फीलिंग ही हेल्थ है। यानी दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी भी तरीके की अल्टरेशन का अब्सेंट हमारे इन तीनों कंडीशन में, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट में। एंड या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि साइन और सिम्टम्स का एब्सेंट होना ही हेल्थ है। बट अब एक और समस्या है हमारी, इन्वेस्टिगेशंस के नाम पे आप हेल्दी होते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बड़े आदमी हैं, आपके पास पैसा आ गया है, तो आप क्या करते हैं कि एक रेगुलर चेकअप, कभी आप पैथोलॉजी लैब पे कभी स्कैन कर लेते हैं बॉडी का, और कुछ एबनॉर्मेलिटी यानी उनके जो पैरामीटर्स हैं उनमें आप फिट नहीं बैठते, देन आपको अनहेल्दी या डिजीज घोषित कर दिया जाता है। उस डिजीज कंडीशन में आपको
कुछ ट्रीटमेंट जो जरूरी नहीं है वो चालू कर दिए जाते हैं। सपोज दैट आपका थोड़ा बहुत शुगर लेवल अप एंड डाउन होता है। अभी एक और समस्या है कि कोरोना वायरस का जो साइन एंड सिम्टम्स बताए गए या जो भी डिटरमिनिंग साइंस एंड सिम्टम्स या फैक्टर्स हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि कोविड पॉजिटिव है या सस्पेक्टेड कोविड-19 है, बट अभी कह रहे हैं कि भाई जो भी किट है जिससे हम ये जांच कर रहे हैं उस किट में 80% एसिम्टोमेटिक पीपल्स हैं। तो एसिम्टोमेटिक पीपल होने की वजह से आपको उस किट के आधार पे वो इन्वेस्टिगेशन टूल कितना परफेक्ट है नहीं पता, बट उस टूल ने आपको घोषित कर दिया कि आप बीमार हैं, आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं, और आपको फिर वहां से क्वारंटाइन किया जाता है या आपको ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये जो डिजीज और हेल्थ की जो समझ है ये हनीमैन सर्किट बिल्कुल भी मैच नहीं करती, और आपको भी इस खतरनाक अंडरस्टैंडिंग से दूर रहना चाहिए। अगर हनीमैन को समझते हो, यानी किसी तरीके का हार्मनी आपका गया नहीं है, आपको कुछ डिस्टरबेंस फील नहीं हो रहा है, जब तक आपको कोई दिक्कत नहीं, आप डॉक्टर के पास मत जाइए, इन्वेस्टिगेशन मत करिए। आपके सारे ऑपरेशन, आपकी हेल्दी कंडीशन, आपका सब कुछ नॉर्मल है, वो आपको फील होता है। आपका टाइम पे नींद है, टाइम पे खाना है, टाइम पे सब कुछ है, आपका काम करने में मन लगता है तो आप हेल्दी हैं। आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप हेल्दी हैं। आपको नींद अच्छे से आती है, आप हेल्दी हैं। भूख लगती है, आप हेल्दी हैं। प्यास लगती है, आप हेल्दी हैं। आपका मन प्रसन्न है, आप हेल्दी हैं। आप बोलते हैं कि हेल्दी होने का साइन है एफोरिज्म 9 और बीमार होने का साइन है एफोरिज्म 11। जब आपका बॉडी हार्मनी में है तो वो ऑटोमेटिक वाइटल फोर्स जो है किस तरीके से हेल्दी होता है उसके बारे में बताया। एंड जब आप इल होते हैं, जब डायनेमिक डिरेंजमेंट होता है, तो आपका वाइटल फोर्स किस तरीके से रिएक्ट करता है और किस तरीके से साइन एंड सिम्टम्स देता है, और उनको ही समझना है। अगर हम ये समझ लेते हैं तो डेफिनेटली हम हेल्थ समझ सकते हैं। डिजीज मतलब है ईच चला गया। मैंने बोला कि हाथ होना, अब ये कंधा नहीं उठ रहा है मतलब कंधा है, ये फील हो रहा है। जब तक ये कंधा ऊपर उठाने में कोई दिक्कत नहीं थी, इधर उधर करने में कोई दिक्कत नहीं थी, तब तक हमें कंधे का महसूस नहीं था, हमें शोल्डर पता नहीं था। पर जब ये दुखने लगा तो शोल्डर का एहसास हुआ। तो जब कोई ऑर्गन, हमारा सिर नीचे करने पे, ऊपर करने पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फील नहीं है इसमें, हम कभी भी आराम से टर्न कर लेते हैं, स्टूप कर लेते हैं, बैकवर्ड ले जा सकते हैं, जितना कंफर्टेबली होना चाहिए, तो हमें इस तरीके का फील होता है कि ईज फील होता है, और हमें किसी ऑर्गन का फीलिंग नहीं है। इसका मतलब है हम डिजीज नहीं है, हम ईज में है और हम डिजीज फ्री है, यानी हेल्दी है। यानी प्रेजेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। तो सारी रिपोर्ट्स के आधार पे डिसीजन केवल लेना ये ठीक नहीं। पहले तो ये भी लिखा जाता था, अब तो रिपोर्ट्स में वो भी लिखना बंद कर दिया कि क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स को कोरिलेट कर लीजिए। हमने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है, पर हम इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये पैथोलॉजी लैब वाले लिख देते थे कि आप क्लिनिकली जो भी साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको चेक कर लीजिए एंड देन फिर डिसाइड करिए। बट अब वो तो स्टेटमेंट अब बहुत सारी जगह से निकाल दिया गया है। अब वो डिसाइड कर रहे हैं और आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो बीमार है। पेशेंट पहले डिसाइड करता था, पता है आपको। पहले पेशेंट बीमार होता तो वो जब उसे पता लगता था कोई दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाता, तो डॉक्टर सिर्फ नामकरण करता था और मेडिसिन देता था कि क्या डायग्नोसिस है एंड मेडिसिन। बट अब आप बीमार हो या नहीं ये आप डिसाइड नहीं कर पाते, अब डॉक्टर डिसाइड करता है। तो ये यहां से समस्या शुरू हो गई। एंड क्योर, हमारी हेल्थ को वापस रिस्टोर करना रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट वे में, यही क्योर है। और यही हनीमैन सर ने 48 इयर्स की पूरी साइंस एस्टेब्लिशमेंट में एस्टेब्लिश की है। इसी को अगर हम समझ लें तो हम समझ सकते हैं कि, और ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। और अब ये पहले मुझे लगता था कि 2014 तक जो मैंने समझा है वो पता नहीं कितना हो पाएगा कि नहीं,
2017 तक भी एक्सपेरिमेंटेशन में था कि ये सारी चीजें जो मैं समझी हैं वो सब सही सही जाए। एंड 2017 में जब डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम हमने लॉन्च किया टेक महिंद्रा में, तब हमें वहां से जो फीडबैक मिले तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं काफी हद तक बहुत बेहतर साइंस को हमने समझा एनिमल को। एंड फिर हमने कुछ फ्री सेशन किए इसके वर्जिन होम्योपैथी के सेमिनार के, एंड फाइनली हमने कोचिंग लॉन्च किया वर्जिन होम्योपैथी साइंटिफिक कोचिंग। और अभी 100 से ऊपर डॉक्टर्स हैं जो ये वापस रिपीटेडली ये चीज जो पता चल गया, केवल मैं नहीं, डॉक्टर यशवंत नहीं, मेरी टीम नहीं, अब 100 डॉक्टर्स ये चीज वेरीफाई कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट करके कि हनीमैन सर ने जो कहा है ईच एंड एवरी लाइन एज इट इज है, एप्लीकेबल है, एक्सपेरिमेंटेबल है, वेरिफिकेशन है, वैलिड प्रूफ है, रेफरेंसेस हैं। तो ये चीजें अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हनीमैन सर ने ये साइंस को वैलिड साइंस के रूप में स्टैब्लिश किया। आप देखोगे कि हमारे यहाँ टोटलिटी के नाम पे हेड टू टॉय एक पर्सन को लिया जाता है, एक पेशेंट को लिया जाता है, हम उसे चेक करते हैं एज ए होल। हम उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल मेकअप, पता नहीं क्या क्या चेक करते हैं, स्पेशली इन क्रॉनिक केसेस। पर हनीमैन सर का स्टेट से मिनिमम, मॉर्बिड स्टेट से मिनिमम भूल गए हम। हनीमैन सर ने जो कुछ भी लिखा साइन एंड सिम्टम यानी मॉर्बिड स्टेट, उस मॉर्बिड स्टेट के सिमिलर मेडिसिन ढूंढने के लिए कहा। और ये मॉर्बिड स्टेट को अगर आप हनीमैन सर की सभी बुक्स में डालोगे तो मॉर्बिड स्टेट का मतलब जान जाओगे। मेरा अपना कोई नेचर है, बीमार होने से पहले भी था और अभी भी है, ठीक है, देन वो डिसीजन नहीं है मेडिसिन चूज करने के लिए। हनीमैन सर कह रहे हैं अल्टर्ड डिस्पोजिशन चाहिए। अगर आप माइंड कंसीडर भी कर रहे हैं तो अल्टर्ड स्टेट चाहिए माइंड की। बीमार होने के दौरान उसका बिहेवियर अगर चेंज हो रहा है एंड वो एबनॉर्मल है, जिसे आप नॉर्मल में काउंट नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे जो हमें परोसा जा रहा है कि भाई जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से मिनिमम ढूंढिए, हमारा सवाल है कि क्या उन्होंने अपनी, जो लोग ये सिखा रहे हैं, क्या उन्होंने अपनी कोई सिंगल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से मिनिमम ढूंढ पाई? क्या वो फुल्ली क्योर हो चुके हैं उस जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन से मिनिमम के लिए कि क्या कोई भी व्यक्ति के लिए होल लाइफ एक जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन से मिनिमम हो सकती है, जिससे कि वो होल लाइफ वही मेडिसिन से वो ठीक हो जाएगा, या जब भी जरूरत पड़ेगी तब उसी मेडिसिन उसको लगेगी? ये पॉसिबल है क्या? खुद अंतरात्मा से अपनी प्रैक्टिस में देखिए, या जिन लोगों ने डिक्लेयर किया है उनकी क्लिनिक में जाकर के चेक करिए। क्या ये हनीमैन सर स्टेट से मिनिमम की बात करते थे? कोई बंदे का किडनी स्टोन दुख रहा है, स्टोन की वजह से उसका लंबर रीजन दुख रहा है, तो वो आपके पास उस पेन के लिए आया है, उसका प्रेजेंटेशन एक्यूट है बट डिजीज क्रॉनिक है। उस क्रॉनिक डिजीज का एक्यूट प्रेजेंटेशन ठीक करना है एंड देन क्रॉनिक डिजीज भी ठीक करनी है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ अल्टर्ड साइन सिम्टम्स होंगे, एंड ऐसे भी होगा कि कोई व्यक्ति 5 साल से डिजीज से पीड़ित है एंड एलोपैथिक मेडिसिन के साथ है एंड बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिख रहे होंगे जो इनिशिएशन ऑफ डिजीज के टाइम थे। तो फादर होम्योपैथी कहते थे कि स्टेट से मिनिमम जो है आपके पास प्रेजेंट में वो क्या लेके आया है, उसका कौन सा ऑर्गन बीमार है, एंड देन वो अफेक्टेड ऑर्गन को फोकस करिए। वाइटैलिटी जो है, वाइटल फोर्स है, वहां एंगेज है, वाइटल फोर्स वहां पे इंटेंसिफाइड हुआ है। पैरालिसिस की कंडीशन में वाइटल फोर्स वहां पे डिमिनिश्ड हुआ है, यानी अफेक्शन वहां पे या तो इंटेंसिफिकेशन हो जाए
या डिमिनिश्ड हो जाए। तो जैसे पैरालिसिस की कंडीशन में डिमिनिश हो जाता है वाइटल फोर्स, यानी एक ऑर्गन पे जितना वाइटल फोर्स की अवेलेबिलिटी चाहिए उतनी नहीं रहती, या कहीं पर पेन है, कहीं पर किसी ऑर्गन पे डिस्कम्फर्ट है, तो वहां पे इंटेंसिफिकेशन क्रिएट हो जाता है वाइटल फोर्स का। तो वो उसका इन्वॉल्वमेंट है। वाइटल फोर्स बॉडी में हेल्दी कंडीशन में इवनली प्रिस्क्राइब्ड है या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इन डिजीज कंडीशन वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे डिमिनिश हो रहा है या फिर इंटेंसिफाइड हो रहा है। तो फादर होम्योपैथी कहते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे उस व्यक्ति की स्टेट, उस ऑर्गन की स्टेट, उस ऑर्गन की जो भी डिजीज कंडीशन है वो, एंड अगर उसके साथ साथ कोई इन्फ्लुएंस ऑर्गन जिसको आप कॉन्कोमिटेंट कहते हो बॉनिंगसन की लैंग्वेज में, तो वो कोई कॉन्कोमिटेंट है। सपोज दैट हमारा यहाँ पे पेन है और जिसकी वजह से मेरी इरिटेबिलिटी इंक्रीज हुई, तो इन्फ्लुएंस ऑर्गन मेरा डिस्पोजिशन है, ब्रेन है, माइंड है, यानी डिस्टर्ब्ड है, मैं इरिटेबल हूं, मैं पीवी स्टेट में हो सकता हूं। कोई भी जो भी माइंड अल्टर्ड हो गया, उससे इंक्वायर करना है क्या कि आप ऐसे पहले भी थे? नहीं, जब से ये कंप्लेन आए तब से ये डिस्टर्बेंस हुआ, तब से मैं चिड़चिड़ा हुआ, तब से मेरा बिहेवियर चेंज हो गया। दैट मीन्स इट इज कंसिडरेबल। और ये कंसिडरेबल यानी इन्फ्लुएंस ऑर्गन अफेक्टेड मेन ऑर्गन के साथ, आपका टारगेट कहाँ है? अफेक्टेड ऑर्गन। क्योंकि अगर आप शोल्डर पेन की वजह से इरिटेबल हैं, तो आपको इरिटेबिलिटी की मेडिसिन नहीं ढूंढनी है, बल्कि शोल्डर पेन की मेडिसिन ढूंढनी है। और साथ में ये देखना है कि ऐसी मेडिसिन जो अफेक्टेड है, यहां पर शोल्डर पेन पे काम करती है, एंड शोल्डर पेन पे काम करने के साथ साथ इरिटेबल है। वो आपका प्राइमरी ऑर्गन नहीं है, बट वो इन्फ्लुएंस ऑर्गन है, इसलिए कंसिडर होना चाहिए अगर अल्टर्ड है। बट ये टारगेट ऑर्गन आपका शोल्डर है, तो आपको शोल्डर पे मारने के लिए मैथमेटिक्स कब बनेगा? जब हम शोल्डर पे मारेंगे। अगर आपने इरिटेबिलिटी कंसिडर भी नहीं की, अगर आपने राइट अफेक्टेड ऑर्गन मेडिसिन दी प्रॉपरली मोडालिटीज के साथ, प्रॉपरली पैथोजेनेसिस सेंसेशन के साथ, एग्जैक्ट लोकेशन के साथ, अगर आपके पास कोई मेडिसिन है और आप वहां हिट करते हो, तो जैसे ही यहाँ रिलैक्स मिलेगा पेन में, इसकी मूवमेंट में, वैसे ही इरिटेबिलिटी अपने आप चली जाएगी, इन्फ्लुएंस ऑर्गन अपने आप रिकवर हो जाएगा। बट अगर आप इंडिविजुअलाइजेशन के लिए और बेहतर सिमिलिमम ढूंढना चाहते हो, तो आप कंसिडर कर सकते हो, बट इसको ऊपर मत रखिए रेपर्टराइजेशन में या कंसिडरेशन में। आप इसके सपोर्ट ले सकते हैं इंडिविजुअलाइजेशन में। इंडिविजुअलाइजेशन आपको शुरुआत से नहीं करना है, लास्ट में करना है। पहले टारगेट ऑर्गन को कवर करने वाली मेडिसिन, उसके सिम्टम्स को कवर करने वाली मेडिसिन, उसकी पैथोजेनेसिस को कवर करने वाली मेडिसिन, उसकी मोडालिटीज को कवर करने वाली मेडिसिन, एंड देन इन्फ्लुएंस ऑर्गन कॉन्कोमिटेंट को कवर करने वाली मेडिसिन मिले, तो हमारा जो तीर है वो टारगेट पे लगता है, एंड क्योर मैथमेटिक्स की तरह होती है। डिजीज इन पर्सन वर्सेस पर्सन इन डिजीज। हम पर्सन इन डिजीज पे फोकस कर रही है, बल्कि हमें पर्सन में डिजीज देखने की, टोटलिटी डिजीज की बनाने को कहे थे एनिमल सर, पर डिजीज इन पर्सन हम भूल गए, हम पर्सन इन डिजीज ढूंढने लगे। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि वी क्योर द मैन नॉट द डिजीज। अरे भैया, ये हमारा खतरा है, यही हमारे इंटरप्रिटेशन की वजह से हमारी ये हालत है। तो डिजीज टोटलिटी बनाने को बोल के गए, जो डिरेंजमेंट है उसको फोकस करने को बोल के गए, जो अल्टर्ड हुआ है उसको फोकस करने को बोल के गए। तो डिजीज इन पर्सन, एक व्यक्ति में क्या डिस्टर्ब हुआ है? वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हुआ है। वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हुआ है यानी उसने साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस किए हैं, एक स्टेट प्रोड्यूस की है, वो डिजीज स्टेट, वो मॉर्बिड स्टेट, वो वाइटलिटी इंटेंसिफिकेशन या वहां पे डिमिनिशमेंट जो हुआ है, उसको कंसिडरेशन करने के लिए एनिमल सर ने कहा कि डिजीज टोटलिटी इसी को कहते हैं। बट हम भूल गए, हम कुछ और ही करने लगे। हम पर्सनालिटी चेक करने लगे किसी व्यक्ति की, उसका हमें पर्सनल इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जानने की कोशिश करने लगे। क्या कोई साफ सुथरा रहता है?
क्या कोई मोरली करेक्ट है, क्या कोई माइल्ड है, क्या इसे आपको क्योर करना है? साफ सफाई से रहना अगर वो मैनियक लेवल तक नहीं जा रही है तो क्या बुरी बात है? क्या वो हेल्दी सिम्टम नहीं है? क्या उसे कंसिडरेशन करके आपको ठीक करना है उसे? नहीं। अगर कोई आदमी खुश है तकलीफ होने के बाद भी, थोड़ा बहुत माइल्ड है, उसका बिहेवियर अच्छा है, तो क्या उसे करेक्ट करना है उसके बिहेवियर को? इस तरीके का जो इंडिविजुअलाइजेशन है ये बहुत खतरनाक है। डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। डिस्पोजिशन चेंज हो गया बीमार होने के बाद, उसके बिहेवियर में चेंज आ गया, और वो भी हेल्दी सिम्टम थोड़ी हमें पकड़ने हैं, वो भी हेल्दी नेचर थोड़ी हमें काउंट करना है। जो हेल्दी है, जो एक्सेप्टेबल है, खुद के लिए भी कोई तकलीफ नहीं कर रहा है क्रिएट, दूसरे के लिए भी कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, अगर मैनियक बिहेवियर, क्रेजी बिहेवियर नहीं है माइंड का, तो हम उसे कंसिडरेशन में नहीं लेना चाहिए। डेफिनेटली डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड ही कंसिडरेबल है इंडिविजुअलाइजेशन के नाम पे अगर लेते भी हो तो कुल मिला के मॉर्बिड स्टेट मतलब है अल्टर्ड स्टेट, यानी साइन एंड सिम्टम एंड प्रेजेंट को ध्यान में रखना है कि बीमार क्या है, अफेक्टेड क्या है, एंड इन्फ्लुएंस क्या है। तो स्टेट सिमिलिमम क्राइटेरिया जो हैनीमैन सर ने दिया था वो हम चूक गए। सिमिलर रेमेडी यानी क्यूरेटिव एजेंट वर्सेस मॉर्बिड स्टेट, यानी मॉर्बिड स्टेट जो रिजेंट स्टेट है पेशेंट की, जो मॉर्बिड स्टेट है, उससे हमें एक एनालॉगस मेडिसिन ढूंढनी है, जो क्यूरेटिव एजेंट ढूंढना है जो उस मॉर्बिड स्टेट को मैच कराता हो, जिसमें अफेक्टेड ऑर्गन्स में उसकी लोकेशन, उसका सेंसेशन या पैथोजेनेसिस और पैथोजेनेसिस, फिर इन्फ्लुएंस ऑर्गन एंड साइन एंड सिम्टम्स, इन सबके साइन एंड सिम्टम्स, यानी अल्टर्ड एक्सेप्ट हेल्दी सिम्टम। इसको कहा हैनीमैन सर ने डिजीज टोटलिटी। बट हमने क्या किया, सब सिम्टम्स ले डाले, वो चाहे मॉर्बिड है या नहीं, चाहे वो हेल्दी है या अनहेल्दी है, जो व्यक्ति का नेचर है वो सब उठा के रेपर्टाइजेशन में डाल दिया, और कोई मेडिसिन जो आगे आगे उठा के दे मारे। और ये जो हैनीमैन सर ने बहुत जगह लिखा है, स्टेट, मॉर्बिड स्टेट और स्टेट अगर आप डालोगे तो 107 टाइम्स इसको रिपीट किया है ऑर्गेनन में, और जगह भी क्रोनिक डिजीज और लेसर राइटिंग में अगर आप देखोगे, और क्या नाम ऑर्गेनन में, सॉरी मैथमेटिका प्योरा में, तो आपको इसकी और क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। बट हम ये भूल गए। एफोरिज्म 24 इसको बहुत अच्छे से समझाता है, एंड क्रोनिक डिजीज में भी क्योर ऑफ सोरा में बहुत जगह ये बात हैनीमैन सर ने समझाने की कोशिश की, बट हम ये नहीं समझ पाए, तो यहाँ पे भी हम भटक गए। अब हम और क्या मिस किए हैं? व्हाट इज द लोएस्ट पोटेंशियल मिनिमम डोज? हैनीमैन सर ने जो कैंटियन मेथड से प्रैक्टिस करते हैं या मॉडिफाइड वे में, कैंट को ही अपने अपने तरीके से, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे स्टालबर्ट्स हैं, कैंट साहब का ही मॉडिफाइड फॉर्म है उनके पास जो प्रैक्टिस करते हैं। तो कैंट का तो दुर्भाग्य ये इसलिए था क्योंकि कैंट 1916 में एक्सपायर हो गए, एंड जो ऑर्गेनन पहले ही बताया गया कि 6th एडिशन 1842 में तैयार था, ये हमें सबूत मिलता है, बट वो हमारे लोगों के हाथ में आया 1920 और 21 में, जर्मन एडिशन 1920 में और इंग्लिश एडिशन 1921 में। तो जो हाई पोटेंसी जो कैंट का अपना अंडरस्टैंडिंग था, उसके हिसाब से उन्होंने अपना, हालांकि अगर आप कैंट को ठीक से देखोगे तो उन्होंने फैशन के तौर पे, हैनीमैन फैशन के रूप में लिखा, उनकी फिलॉसफी में मिल जाएगा कि वो वाटर डोजेस कभी कभी यूज भी किए हैं, बट उन्होंने ठीक से समझा नहीं क्योंकि उन्हें मिला नहीं। ये उनका दुर्भाग्य है। अगर सौभाग्य होता, अगर उनको ये उनके समय में मिल जाता 6th एडिशन, तो हो सकता था कि उनके जो ऑब्जर्वेशन हैं और उनका मेथड जो है वो चेंज हो जाता, उनकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती। तो एफोरिज्म 275 एंड 276 में डॉक्टर हैनीमैन लिखते हैं कि जो हाई पोटेंसीज हैं, यानी स्ट्रॉन्ग डोजेज जो है, स्ट्रॉन्ग मतलब
जब आप पोटेंसी बहुत हाई होती है और उसको रिपीट भी कर लेते हैं तो ये बहुत खतरनाक है। मतलब ये एग्रेवेशन जो मिलते हैं या जो नुकसान देखने को मिलते हैं वो इस वजह से मिलते हैं। तो आपकी रेमेडी करेक्ट भी हो तो भी 275 एंड 276 के अकॉर्डिंग हाई पोटेंसी और स्ट्रॉन्ग डोजेस की वजह से ये हजार्डस ही साबित होते हैं, नुकसानदायक ही साबित होते हैं। एंड एफोरिज्म 277 जेंटल रेमेडियल एक्शन। तो कह रहे कि इसकी वजह से जो हाई पोटेंसी और स्ट्रॉन्ग डोज की वजह से इसका जो, जैसे आप जानते हो स्ट्रॉन्ग कैसे कहते हैं, ऑलरेडी ये डायनेमिक है, हाई पोटेंसी है, 30 है, 200 है, 1 में मान लीजिए। एंड देन आप पटियाला पैक के बारे में सुने हो, पंजाबी लोग, पटियाला पैक स्ट्रॉन्ग पैक होता है, यानी वहां पे वाटर का जो मिलावट होती है उस पटियाला पैक में कम होती है, यानी प्योर ज्यादा होता है वो पैक। तो इसी तरीके से जो डोज स्ट्रॉन्ग डोज हैनीमैन सर ये कह रहे हैं कि आप मैसिव डोज कह रहे हैं कि अगर वो उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में ना हो तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग जो नेस है उसकी अगर नहीं कम की, पोटेंसी भी आपने हाई यूज की, तो डेफिनेटली ये डेंजरस है पेशेंट्स के लिए। तो 277 में कह रहे हैं कि एक्शन कैसा होना चाहिए, जेंटल, किसी भी तरीके का डेंजरस या तकलीफ पेशेंट को नहीं होना चाहिए। एंड इसके बाद क्या आर यू यूजिंग द प्रॉपर पोटेंसी डोज एंड रिपीटेशन। हैनीमैन सर ने कहा कि हमें जो क्रॉनिक केसेस हैं उनमें जो मेडिसिन है द स्मॉलेस्ट डोज एंड द लोएस्ट पोटेंसी की तरह देना है। एंड 246 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जो ड्यूरेशन ऑफ क्योर है वो कम किया जा सकता है आधा या 1/4 तक या उससे भी कम, अगर हम डोज एंड उसका रिपीटेशन समझ लेते हैं, टैलम पोटेंसी समझ लेते हैं, वाटर डोज समझ लेते हैं, तो ये पॉसिबल है। एंड 247 में कहा कि सेम डोज अगर हम करते हैं और उसे अल्टर्ड नहीं करते, यानी अनअल्टर्ड डोज अगर हम देते हैं तो एक तो इम्प्रैक्टिकेबल है और ये वाइटल फोर्स एक्सेप्ट नहीं करता और ये नुकसान करता है फायदा करने की बजाय। तो हमारे तो स्टालबर्ट्स जो प्रेजेंट है वो 30 भी रिपीटेड में दे रहे हैं। अभी आप कोविड में ही कह रहे हैं कि आर्सेनिक 30 3 बार लीजिए दिन, कोई 2 बार कह रहा है, कोई 3 दिन तक लेने को बोल रहा है, यानी सेम डोज सेम पोटेंसी। एक तो डोज भी मैसिव है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि हैनीमैन सर का जो स्मॉलेस्ट डोज समझा ही नहीं कोई, क्योंकि जिस तरीके से रिपीटेशन है आम पब्लिक के रूप में, अभी तो खुली किताब के रूप में है कि इन लोग क्लिनिक में क्या करते हैं, पब्लिकली किस तरीके से बता रहे हैं। एंड 248 फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेशन इन इमरजेंसी, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, तीनों में ही अलग है। इमरजेंसी में आप बहुत कम, इवन 5 मिनट्स तक रिपीट कर सकते हैं, एक्यूट में हाफ आवर 1 आवर तक रिपीट कर सकते हैं, क्रॉनिक डिजीज में एक डेफिनेट इंटरवल डे या अल्टरनेट या 2 दिन पे इस तरीके से रिपीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इम्प्रूवमेंट एंड रिकवरी। नो नीड टू कंसिडर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ रेमेडी। तो यहाँ पे जो अलग अलग एक्शन लिखे बोरिक ने, कैंट ने, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें मिला नहीं, यार बोरिक को तो मिला पर उन्होंने समझा नहीं, और वो डोज इसलिए रिपीट नहीं कर पाते थे कि उनका जो डोज है कि जो माइन्यूटनेस है जो हैनीमैन सर ने की थी वो उसे समझ नहीं पाए, इसलिए रिपीटेशन के लिए पेशेंट के लिए तकलीफ होता था, इसलिए वो वेट एंड वॉच में रखते थे। और आज भी वैसे ही करते हैं जो लोग सिंगल डोज की बात कर रहे हैं, उनकी ये तकलीफ है कि रिपीट किया तो क्योर फास्ट होगा या नहीं ये तो पता नहीं, पर एग्रेवेट करेगा, इसलिए वो रिपीट नहीं करते। इसके बाद जो मशीन मेथड है, जो मेडिसिन हमारे पास आती हैं वो मशीन से हाथ से बन के नहीं आती। एक मशीन में है सिंगल वाइल यूज किया जाता है, उसी में वो उल्टा कर देता है, वापस उसी में भर के स्ट्रोक मारता है, फिर उल्टा कर देता है, ऐसे चलता है। बट हैनीमैन सर के सिस्टम में हैंडमेड पोटेंसी है, एंड या तो अगेंस्ट सॉफ्ट लेदर बाउंड बुक पे मारने को या हथेली पे मारने को बोला है उन्होंने, और उसका भी जर्क का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसको समझे बिना ही हम मेडिसिन बना रहे हैं या हम जो मेडिसिन सॉल्यूशन है नहीं पेशेंट को दे रहे हैं उसे हम समझा नहीं पाते।
तो मेडिसिन सॉल्यूशन बनाने का तरीका और मेडिसिन बनाने दोनों तरीकों में मशीन मेड से मना किया है इन्होंने। क्यों कहा होगा ये समझने की जरूरत है। इसको लेसर राइटिंग में ये लिखा भी है। एंड 246 एंड एफोरिज्म 276 और इसके फुटनोट्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में और क्लियर आपको हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि द स्मॉलेस्ट डोज को समझने के लिए हैनीमैन सर का लेसर राइटिंग में इम्प्रेग्नेशन ऑफ ग्लोबुल्स एक चैप्टर है, उसे भी पढ़ के समझना पड़ेगा कि हैनीमैन सर 1 ड्रॉप ऑफ मेडिसिन 500 जो पॉपीसाइड सीड है उसमें डालने को बोलते हैं, उसे भी इवापोरेट या डेसिकेट करने के बाद उसमें से 1 या 2 ग्लोब्यूल्स यूज करने को बोलते हैं, और वो भी वाटर में फ्रैक्शन करने के बाद ये और छोटा हो जाता है। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि हैनीमैन सर का जो स्मॉलेस्ट डोज है वो कितने लोगों ने समझा है। और हैनीमैन सर एक जगह क्रोनिक डिजीज में ये भी कहते हैं कि जितना मैंने स्ट्रोक है उससे कम दे सकते हो, और इवन 2 और 1 भी दे सकते हो अकॉर्डिंग सिचुएशन, पेशेंट की वाइटैलिटी के अकॉर्डिंग, ससेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। एंड जितना छोटा डोज मैंने यूज किया उससे भी छोटा कर सकते हो, यानी छोटा करने पे कोई तकलीफ नहीं है। अब हम म्याजम की बात कर लेते हैं या एंटीसोरिक प्रिस्क्राइबिंग की बात कर लेते हैं। एफोरिज्म 74 अगर आप ठीक से पढ़ो तो वहां पे म्याजम का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। म्याजम को समझा ही नहीं गया। हैनीमैन सर उसको इन्फेक्टिंग एजेंट कहे और मल्टीपल टाइम ये बात उन्होंने प्रूव की है। म्याजम एज ए इन्फेक्टिंग एजेंट अलग है और म्याजम एज ए डिजीज एकदम अलग है। इन्फेक्टिंग एजेंट तब तक हमें पता नहीं चलता जब तक वो मैनिफेस्ट नहीं होता। एंड उस म्याजम को इन्फेक्टिंग एजेंट जब बॉडी में आता है तो 2 तरीके के प्रेजेंटेशन होते हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक, और एक हाफ एक्यूट। हाफ एक्यूट को अलग से तीसरा पार्ट नहीं किया है, बट समझने की जरूरत है। अगर हैनीमैन सर का हाफ एक्यूट समझना है तो हमें हैनीमैन सर का डॉग बाइट जो लेसर राइटिंग में उसे समझना होगा। तो एफोरिज्म 74 जो है उसमें कहा हैनीमैन सर ने कि एलोपैथिक असॉल्टिंग या किसी भी तरीके से जब बॉडी पे असॉल्टिंग होती है तो बॉडी अपना रिएक्शन देती है। उस असॉल्टिंग के बाद जो रिएक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन, हाई सेंसिबिलिटी या किसी ऑर्गन की सेंसिबिलिटी चले जाना, कम हो जाना, उसको इन लोगों ने जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग स्टालवर्ट है उनको कह दिया कि ये इन्फ्लेमेशन, इचिंग, इरिटेशन यानी ये हो रहा है। जबकि हैनीमैन सर कह रहे हैं कि ये असॉल्टिंग के बाद बॉडी पर की रिएक्शन, इट इज नॉट द मैटर। एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेटेशन, इंड्यूरेशन एंड रिलैक्सेशन, ये जो लोगों ने कहा कि ये साइकोसिस है। कुछ लोग इसमें लैब साइकोसिस या एक्सेस साइकोसिस ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे एट्रोफी या डिमिनिश हो रहा है, कोई ऑर्गन छोटा हो रहा है या एट्रोफी जनरेट हो रही है, तो कह रहे हैं ये लेफ्ट साइकोसिस है, और यहाँ जहाँ पे हो रहा है वहां पे हाई एक्सेस साइकोसिस है। जबकि ऐसा तो हैनीमैन ने कहा नहीं। साइकोसिस और सिफिलिस दोनों के लिए वेनेरियल इन्फेक्शन, इम्प्योर क्वेश्चन होना कंपलसरी है, और उस कंपलसरी में उसकी हिस्ट्री ना मिले तो मान भी लेते हैं कि पेशेंट बताता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सब सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर मोरल नहीं है, इम्प्रॉपर है, लोगों के साथ सोशली एक्सेप्टेबल नहीं, तो जनरली पेशेंट शेयर नहीं करता। बट हैनीमैन सर ने तो क्लियर कट गाइडलाइंस दी है इसके लिए, एंट्री पॉइंट्स दिए हैं कि कैसे डिसाइड करोगे कि ये वेनेरियल लिकोरिया है या ये सोरिक लिकोरिया है। हैनीमैन सर ने क्लियर गाइडलाइंस दी है कि ये सोरिक बीवो है या वेनेरियल बीवो है।
उसकी प्रेजेंटेशन से ही समझ में आ रहा है। हनीमैन सर कहते हैं कि इम्प्योर क्वेश्चन होने के बाद जो भी मैनिफेस्टेशन आते हैं, उन मैनिफेस्टेशन को जब हटाने की कोशिश की जाती है, जो लोकल लेवल पे जो वो प्रोडक्शन होता है कैंकर का, फिगबार्ड का, या गोनोरियल डिस्चार्ज के बाद जो फिगबार्ड्स क्रिएट होता है, या गोनोरियल लिकोरिया के बाद जो डिस्चार्ज क्रिएट होने के बाद जो भी वहां पे आउटग्रोथ क्रिएट होती हैं, वो स्पेशली जेनाइटल्स पे ही होती हैं। और उन जेनाइटल्स पे उन्हें हटाने की कोशिश की जाए, ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, एक्सटर्नली उन्हें हटाने की कोशिश की जाए, तो वहां पे स्कार रह जाता है। वो सबसे पहला साइन है कि किसी को वेनेरियल डिजीज घोषित करना है, तो इसके बिना पॉसिबल नहीं। एंड थर्ड, जो डिस्ट्रक्शन एंड डीजनरेशन, डीजनरेशन को कुछ लोग ट्यूबरकुलोसिस कह रहे हैं, जनरली डीजनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन साइकोसिस, सिफिलिस कह रहे हैं लोग। तो इस तरीके से हनीमैन सर ने कहा कि जब बॉडी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है इस तरीके की असॉल्टिंग के बीच में, तो ये असॉल्टिंग है, इसका एंटीडोट नहीं है, ये म्याजम नहीं है। एंड थ्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीज को अगर आपको समझना है तो एफोरिज्म 204 समझना होगा, एंड इसकी पूरी केस टेकिंग और अंडरस्टैंडिंग समझनी है तो 204 से 209 समझना होगा। इसको समझे बिना आप नेचुरल क्रॉनिक डिजीज नहीं समझ सकते, एंड इसका इलाज भी नहीं कर सकते। एंड 74 को उससे बाहर रखा है सर ने, नेचुरल क्रॉनिक डिजीज में नहीं रखा उसे। तो 74 इससे बाहर है, तो हमें ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने इसे म्याजम में कैसे रखा है। हनीमैन सर तो म्याजमेटिक डिजीज को 204 से 209 तक ही रख रहे हैं। एंड 7/8 डिजीज आर कॉज्ड बाय सोरा। हनीमैन सर कहते हैं कि अगर 8/8 हिस्से किए जाए, 8 टुकड़े किए जाए क्रॉनिक डिजीज के, तो उसमें से 7/8 हिस्से जो अकेले सोरा ले लेता है। यही हनीमैन सर का स्टेटमेंट को हम काट रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे डिस्ट्रक्टिव सिफिलिस बता रहे हो, हनीमैन सबसे डिस्ट्रक्टिव सोरा बताते गए और इसके लिए एंटीसोरिक मेडिसिन देखे गए, जबकि साइकोसिस और सिफिलिस के लिए तो डेफिनेट 3 मेडिसिन में ही खत्म कर दिया उन्होंने। एंड एफोरिज्म 103 में कहते हैं कि हनीमैन सर के अगर आपको पता चल गया ये क्रॉनिक डिजीज है, तो सोरा को इन्वेस्टिगेशन करना है। उनके सिम्टम्स जो 494 सिम्टम हनीमैन सर ने दिए हैं लेटेंट सोरा की 60, एक सिम्टम जो है प्रिमिटिव इच का, और 433 जो है डेवलप्ड सोरा, या इसको कह सकते हैं इंटरनल सोरा के सिम्टम्स को, इनको इन्वेस्टिगेट करना है। और इन्हीं को खत्म कर दिया आपने थ्रू 48 एंटीसोरिक मेडिसिन की मदद से, या अदर जो भी मेडिसिन हनीमैन सर ने प्रूव की है उनकी मदद से, अकॉर्डिंग एफोरिज्म 117। 117 में हनीमैन सर कहते हैं कि सीरीज ऑफ एंटीसोरिक, यानी किसी भी क्रॉनिक डिजीज को किसी एक सिंगल मेडिसिन से ठीक करना इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल। कभी कभार हो भी सकता है कि डायरेक्ट क्रॉनिक डिजीज आ जाए आपके पास, उसमें कोई सॉल्टिंग ना हो और आप ठीक कर दें, शुरुआत हुई हो, बट जनरली ऐसे केसेस आते नहीं, इसलिए सिंगल मेडिसिन से उसे ठीक करना मुश्किल है। तो 103 हमें बताता है कि हमें थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना आना चाहिए, और हनीमैन सर ने लिस्टेड किया है। इन सिम्टम्स को लिस्ट को समझे बिना, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझे बिना, उनके लिए हम मेडिसिन भी नहीं खोज सकते। एंड जो 48 एंटीसोरिक मेडिसिन है, हनीमैन सर ने जो 494 जो सिम्टोमेटोलॉजी को एनलिस्ट किया है, वो सबसे ज्यादा यही मेडिसिन कवर, कोई भी सिम्टम उठा लीजिए, इससे सोरिक सिम्टम उठा लीजिए, लेटेंट थोड़ा सा, सबसे ज्यादा यही मेडिसिन जो 48 मेडिसिन है उन्हें कवर करती है और उन्हें एक्सटिंग्विश करने की क्षमता रखती है। जो एमएमपी में जो एब्सोरिक मेडिसिन है उनमें ये इतनी क्षमता नहीं है। कभी कभी उनमें सिम्टम्स मिल जाते हैं कुछ सिम्टम, बट जो कवरिंग है, कहते हैं ना कि अलग अलग फाइटर्स होते हैं अपने यहाँ, कमांडो, एसपीजी कमांडो, एनएसजी कमांडो, है ना, हर तरीके के कमांडो होते हैं, तो हर एक की क्षमता होती है, कोई इतनी रेंज तक मारेगा, कोई इतनी रेंज तक मारेगा। इसी तरीके से जो 48 एंटीसोरिक है उसमें कुछ ग्रेट एंटीसोरिक है, सबकी अपनी मेडिसिन की क्षमताएं हैं, तो उनको अच्छे से कवर करने वाली ये 48 मेडिसिन है, और इन 48 मेडिसिन से डिजीज को कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश किया जाने में मदद मिलती है। इसको तब तक नहीं समझ सकते, इन 48 एंटीसोरिक का यूज तब तक नहीं समझ सकते जब तक 494 समझ में नहीं आते, 494 सिम्टम्स समझ में नहीं आते आपको।
फादर होम्योपैथी रेपर्टरी के भी अगेंस्ट है। इवन उनकी खुद की जो रेपर्टरी थी, लेक्सिकॉन एंड फ्रेगमेंटिस, दोनों को उन्होंने डिस्कार्ड किया था, क्योंकि वो बहुत बड़ा टूल बन गई थी, यानी एग्जॉस्टिव टूल बन गया था, वो उसे यूज करना आसान नहीं। उनके समय से, काफी समय से, जब से ये मेडिसिन बन गई थी, प्रूविंग के दौरान बड़ी लिस्ट हो गई थी क्लियर, तो इनको यूज करना इजीली आसान नहीं था। सारी मेडिसिन याद नहीं रहती, सारी सिम्टोमेटोलॉजी याद नहीं रहती। तो हनीमैन सर उस दिन से खुद कोशिश में भी थे, एंड बहुत सारे लोग उनके से संपर्क में आए, उनके स्टूडेंट जो भी उनके संपर्क में आए, उनके साथ ये उनकी इच्छा थी कि एक ऐसा टूल क्रिएट हो जो इजीली हम इन मेडिसिन को यूज कर सकें। तो आप इसमें एक पैराग्राफ है टीसीडी में जो रेपर्टरी के पूरे खिलाफ है, जिसमें रेपर्टरी के खिलाफ तो है ही है, एंड जो मॉन्स्टरहाइड है यानी सोरा, इसको वो कवर नहीं करती कोई भी रेपर्टरी। अभी भी कोई एग्जिस्टिंग रेपर्टरी, इस स्टेटमेंट को निग्लेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया। कैंट और बॉनिंगसन को आज की जो प्रेजेंट रेपर्टरी है, इन दोनों को मिला करके रेपर्टरी बनाने की कोशिश की जा रही। कंपाइलेशन पे कंपाइलेशन, वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है, बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी हनीमैन सर की रेपर्टरी के पीछे, वो किसी ने नहीं समझी। सारी की सारी रेपर्टरी जो है इनकम्प्लीट टूल है और फ्रेगमेंट के तौर पे मिलती है। एक सिम्टम अगर आपको पूरा ढूंढना है, हनीमैन सर ने तो एक लाइन में दिया, बट आपको रेपर्टरी में वो टुकड़ों में मिलेगा। ये उनकी एक बड़ी था। उस समय कंप्यूटर था नहीं, इसलिए ये हो सकता था उनके समय में ये कंप्यूटर होता तो ये एक अच्छा टूल बन सकता था। बट ये आज कंप्यूटर होने के बाद भी ये टूल, वॉल्यूम तो बड़ा है इस टूल का, बट इसकी रिसोर्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि इतनी जो वॉल्यूमिनस रेपर्टरी है, इसके रिसोर्सेज क्लियर नहीं है कि ये मैथमेटिका में सिम्टम्स रेपर्टरी में कहां से आया है, कौन सी मैथमेटिका से सिम्टम लिया है, ये एक मुश्किल है। उन्होंने सिर्फ कंपाइलेशन शुरू किया, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, बट उनके रिसोर्स बता नहीं पा रहे वो ये नहीं उसमें समझ में आता कि पर वर्महोल रेपर्टरी जो हमने क्रिएट की है, उसमें हनीमैन टीसीडी या एमएमपी, उसका रिसोर्स पता चलता है, तो सिम्टम नंबर पता चलता है कि ये सिम्टम नंबर यहाँ पे इस तरीके की बात कही है। तो एक तो ये कि रेपर्टरी जो हनीमैन सर तरीके की कल्पना की थी, वो कोई भी रेपर्टरी कवर नहीं करती, और इसी को ध्यान में रख करके वर्महोल बनाया गया। क्योंकि बॉनिंगसन ने भी कोशिश की थी 1840 में, ये आपस में सहमति बनी थी, एक लेटर मिलता है हनीमैन और बॉनिंगसन के बीच का, कि वो चाहते थे कि ये एंटीसोरिक और एब्सोरिक की जो रेपर्टरी उन्होंने टुकड़ों में बनाई थी, उसको कंबाइंड कर दिया जाए, जिससे कि सफरिंग इम्यूनिटी को मदद मिले। इसलिए वो लिख भी गए कि बॉनिंगसन और जार के बारे में लिख भी गए कि ये अच्छा काम है, बट उसे अल्टीमेट टूल की तरह नहीं कह के गए। उन्होंने कहा ये अच्छा काम है, ये बेहतर है, कुछ तो मदद करेगा, कम से कम ग्रुप छोटा करने में तो मदद करेगा। बट जब मैंने मॉन्स्टरहाइड के बारे में सोचा और समझा और ठीक से किया, तो बहुत सारा मिसिंग बॉनिंगसन सर का भी है। उन्होंने बहुत अच्छे, सब उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी रेपर्टरी है, बट उससे भी बेहतर आज वर्महोल उसमें काम करती है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, जब भी आप इस वर्महोल टूल को यूज करेंगे तो इसका महत्व आप समझेंगे। एंड सेकंड वन, या जो लोग यूज कर रहे हैं उनसे आप फोन पे बात करके देख सकते हैं। सेकंड वन जो है कि जो हमारा जो वे है वो सिंथेटिक नहीं है। सिंथेटिक मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। जब हम कोई केस लेते हैं तो केस लेने का मतलब होता है कि स्कैन करना, जो व्यक्ति जो कुछ भी डिस्टर्ब है उसका एज इट इज ले लेना, स्कैन कर लेना, अपना कोई भी इंटरप्रिटेशन, अपना कोई भी अंडरस्टैंडिंग अप्लाई नहीं करना, बल्कि अनप्रेजुडाइज्ड वे में जो कुछ भी मिला है उसको स्कैन करना, यानी डेटा को कलेक्शन करना, यानी कंटेंट लेना, कलेक्ट करना, कंटेंट का कलेक्ट, सिम्टम्स का कलेक्शन, एज इट इज वे में स्कैनिंग करना। या ये कह सकते हैं कि ऑनेस्ट इंस्पेक्टर किस तरीके से होता है कि वो ये नहीं पता होता, वो पहले नहीं सोचता, पहले वो जैसा सिचुएशन मिलता है, कहीं अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसके फोटोग्राफ्स लेता है, चीजों को वो ऑनेस्ट इंस्पेक्टर कलेक्ट करता है बिना हाथ लगाए ग्लव्स से, कि जिससे कि फिंगरप्रिंट या अगर कहीं कुछ हो, कोई भी चांस ऐसा ना हो, अलग अलग एंगल में फोटोग्राफ्स लेता है, यानी उसे स्कैन करने की कोशिश करता है। देन वो डिसाइड करता है कि ये घटना क्यों हुई,
इसके पीछे के रीजन ढूंढने की कोशिश करता है। तो पहले तो वो क्या लेके आया है उसे ढूंढना, फिर उसकी बिगिनिंग कैसे हुई उसे समझना, और उसके पीछे के कारण समझना। अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो कंटेंट कलेक्शन हो जाता है, एंड कंटेंट को कलेक्शन को एक स्टोरी बन जाती है कि इसके पीछे की बिगिनिंग और इसके पीछे के रीजन क्लियर हो जाते हैं कि ये व्यक्ति बीमार क्यों है, ये बीमारी कैसे शुरुआत हुई, कब शुरुआत हुई, और ये यहाँ तक कैसे पहुंचा। जब ये चीज समझ में आ जाती है तो ये सिंथेसिस होती है। यानी हम जब कंटेंट को किंग मानते हैं और जब हम कॉन्टेक्स्ट स्टैब्लिश कर लेते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ इसके पीछे के रीजंस पता है, इसकी स्टार्ट पता है, इसमें जो कुछ भी हो रहा है कैसे हो रहा है वो पता है, इसके अप एंड डाउन्स पता है, एंड देन अफेक्टेड ऑर्गन के साथ साथ इन्फ्लुएंस ऑर्गन पता है, मोडेलिटीज पता है, ये सब कुछ पता हो जाता है तो एक स्टेट समझ में आ जाती है उस पेशेंट की। उस स्टेट को ही हम सिंथेसिस कहते हैं, और उसमें से फिर हम इन्फेक्टिंग एजेंट यानी मियाजम ढूंढ लेते हैं, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग सिमिलिमम मेडिसिन या एंटीसोरिक मेडिसिन ढूंढ लेते हैं। तो इसको बोलते हैं सिंथेसिस, ना कि एनालिटिकल। नहीं कुछ भी आने दो, माइंड ही ऊपर रहेगा, कुछ लोग कहते हैं। नहीं, उसका बिहेवियर ही, पर्सनालिटी ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो फास्टिडियस है, उसका घुटना दुख रहा है, तो घुटने का तो बात ही खत्म हो गया, वो तो फास्टिडियस ही सबसे ऊपर रहेगा। ये जो एनालिटिकल मेथड है जो कैंट ने स्टैब्लिश किया कि माय मेंटल्स आर मोर इम्पोर्टेंट, ये खतरनाक है। हैनीमैन सर कहते हैं कि जो बीमार है वो इम्पोर्टेंट है, जो पेशेंट को तकलीफ दे रहा है वो इम्पोर्टेंट है, उसको वो ठीक करने आया, वो अपना माइंड ठीक कराने नहीं आया आपसे। माइंड डिस्टर्ब है तो आप कंसिडर करिए इंडिविजुअलाइजेशन के लिए, बट उसी को ऊपर रख करके रिपोर्टराइजेशन करके मेडिसिन ढूंढना, ये सबसे खतरनाक है। ये इंटरप्रिटेशन है डॉक्टर कैंट का हैनीमैन को अपनी समझ है, ये हैनीमैन का समझ नहीं, ये कैंट का अपना समझ। एंड जो एफोरिज्म 17 से एफोरिज्म 25 तक वेल प्रूव्ड मेडिसिन, यानी इमेजिनेशन को कोई जगह नहीं है हैनीमैन सर ने दी गई। जो सॉल्टन, जो डॉक्टर शंकरन कर रहे हैं, या फारूक जे मास्टर जो ड्रीम प्रूविंग कर रहे हैं, ये सब हैनीमैन सर के लिए मना किया है। रेमेडी लिस्ट इज एक्सपेंडिंग, लगातार बढ़ रही है। अगर 56 एफोरिज्म देखो तो नो जोड्स की लिस्ट बनती चली गई। हैनीमैन सर कह रहे हैं कि नो जोड बढ़ा देने से सिर्फ ट्रबल पैदा होगी और एग्रेवेशन ही पैदा होंगे। अगर ऐसा होता तो हैनीमैन सर खुद नो जोड्स की बात करके, डिजीज सस्टेंस की बात करके, फिर आगे प्रूविंग है जगह नहीं, मिडराइनम एंड सोरेन, ये दोनों को उनकी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज में था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, बट उन्होंने कभी उसको प्रूव नहीं किया और कभी उसको जगह नहीं दी। मेट्रामेडिका एंड रिबर्टीज आर बिकमिंग बल्कि, ये तो हमने पहले ही बताया। ड्रग पिक्चर फॉर्मेशन बाय डॉक्टर कैंट एंड हिज फॉलोअर, डॉक्टर बितुलकर सभी कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जो ड्रग पिक्चर तैयार कर रहे हैं। अब आपको पता चल गया कि नहीं, सल्फर ऐसा ही है, पल्सेटल ऐसा ही है, और दूसरे अदर जो सिम्टम है हैनीमैन सर ने जो प्रूव करके वो खाक में लिखे हैं क्या? वो किसी काम के नहीं है क्या? नहीं, पल्सेटिला रोना ही चाहिए हर बार, नेट्रोम्यूर इंट्रोवर्टी होना चाहिए हर बार। अगर उसका माइंड से कोई डिस्टरबेंस हुआ ही नहीं है, और नेट्रोम्यूर के फिजिकल सिम्टम से तो आप दोगे नहीं उसे। सल्फर गंदा नहीं है, सल्फर रैगेड नहीं है, सल्फर फिलोसोफर नहीं है, और उसके सल्फर के सारे फिजिकल सिम्टम मैच करते तो आप नहीं दोगे क्या उसे? ये कैसी मैचिंग करा रहे हो? ये तो डायरेक्ट नेगेटिव मैचिंग है। जो मैचिंग करानी है वो तो पेशेंट डिस्टर्बेंस लेके आया, उसको मैचिंग कराना है। अगर आप उसको कह रहा है कि मेरे तो सिर ही दुखता है, सिर दुखते वक्त मुझे लाइट पसंद नहीं, नॉइज पसंद नहीं, उस समय शांत रहना चाहता हूं, तो ये तो उसका रिएक्शन है सिर दुखने के बाद। तो दुख तो सिर रहा है ना, जिसकी बात ये रिएक्शन आ रहा है। तो सिर कैसे दुख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, सिर कहाँ दुख रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, सिर की मोडेलिटीज क्या है, ये मोडेलिटी को आपने ऊपर रख दिया और जो अफेक्टेड ऑर्गन है उसको पीछे रख दिया। हैनीमैन कह रहे हैं कि लोकेशन एंड पैथोजेनेसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद मोडेलिटी एंड देन इन्फ्लुएंस ऑर्गन, बट हमने ये चीज छोड़ दी।
और अब हमने डिसाइड कर लिया नहीं नहीं अब कुछ भी बोलने दो उसको यार, ये तो सल्फर की तरह दिख रहा है, ये तो पल्सेटिला है ही नहीं, पर पल्सेटिला के सिम्टम है तो भी पल्सेटिला का नेचर नहीं है इसमें, ये रो ही नहीं रहा, वीपिंग टेंडेंसी नहीं है इसको, ये तो हैप्पी माइल्ड, माइल्ड तो पकड़ भी लोगे तो हैप्पी कैसे हो सकती है, ये तो नहीं दे सकते, ये तो फीमेल रेमेडी है। इस तरीके से हमने वो लगा ली है, हर मेडिसिन की लेबलिंग कर दी है, और उस लेबलिंग की वजह से हमारी समस्या घटी ही है बल्कि बढ़ गई, घटी नहीं बढ़ गई, यही हमारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को समझना जरूरी है, हम इस वजह से सही एनिमल सिस्टम ना जानते हैं और ना ही फॉलो कर पा रहे हैं। एक और चीज मिस की हमने, हैनीमैन सर हमेशा नेचुरल साइंसेस की बात की है, उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको ऑक्सिलरी नेचुरल साइंस के बारे में पता चलेगा। इसको हमने ना समझना और इसको ना यूज कर पाना, ये भी एक समस्या है। तो हैनीमैन सर कहते हैं कि नेचुरल ऑक्सिलरी जो साइंसेस हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस जहां पे नहीं है, जहां पे चीजें तो नेचर को समझना, उसमें नेचर्स के लॉज को समझना ही नेचुरल ऑक्सिलरी साइंस को समझना है। जैसे आप जंगल समझते हो, फॉरेस्ट समझते हो, वहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, वहां सारा इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली है, वहां पे बड़े छोटे एनिमल्स, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस, सबका अपना लाइफ आबाद गति से बिना डिस्टरबेंस के चल रहा है। ऐसे ही पेड़ बड़े, लंबे, फिर छोटे, फिर जो जो छाया पसंद करते हैं, ऐसे ये ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट, ठंडी एंड गर्मी एंड बारिश, तीनों मौसम में हरे भरे हैं क्योंकि वहां इंटरफेरेंस नहीं है, वहां पे सहजीवन सिम्बाइसिस की प्रोसेस चालू है। तो जब हम ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है तो उस ह्यूमन इंटरफेरेंस न होने की वजह से वहां पे जो कुछ भी आउटपुट या प्रोडक्ट आता है, खाने पीने की चीजें जो भी आती हैं, वो नेचुरल है एंड एक कल्टीवेटेड नेचुरल है। अगर फॉरेस्ट को समझते हैं आप, अगर आप जंगल को समझते हैं, तो इसी जंगल को समझ करके जब अपनी लिए जो खाना आप तैयार करते हो, ह्यूमंस के लिए खाना तैयार करते हो, तो उस प्रोसेस को कल्टीवेटेड नेचुरल कहते हैं। जैसे जंगल में सहजीवन सिम्बाइसिस की प्रोसेस को ऑटोमेटिकली चल रही है, अगर उसी प्रोसेस को हम कल्टीवेट करते हैं कि हम एक मिक्स्ड क्रॉप करते हैं, एक दूसरे को डाइकोटिलीडन मोनोकोटिलीडन डालते हैं जहां फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को सिम्बाइसिस, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम ये इस तरीके से जहां पे एनिमल्स आते हैं, जहां पे कीड़े मकोड़े आते हैं, पक्षी आते हैं, जिन खेतों में मधुमक्खियां आती हैं ऑटोमेटिकली, वहां पे नेचुरल प्रोसेस हो रही है, वहां पे कल्टीवेटेड नेचुरल प्रोसेस हो रही है, और उससे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो नेचुरल तो नहीं है पर कल्टीवेटेड नेचुरल है। यानी हम ह्यूमन, अगर हम नेचर को समझ रहे हैं और उस नेचर को समझ कर उसके करीब या उसको अडॉप्ट कर रहे हैं या उसको हम कोशिश कर रहे हैं उसी तरीके से कॉपी करने की, जैसा नेचर में ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो हम उसे कल्टीवेटेड नेचुरल, और उससे जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो कंफर्टेबली हमारे लिए बेहतर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फसल हो, चाहे ग्रेन्स हो, जो भी कुछ भी आउटपुट है, जो भी हमारा यील्ड आता है, उसको हम कह सकते हैं कल्टीवेटेड नेचुरल। और एक जो हम सिर्फ सिंगल क्रॉप कर रहे हैं वो तो एक्चुअल आर्टिफिशियल है, उसमें आपको, क्योंकि वहां किसी को कोई मदद ही नहीं हो, एक सिंगल पेड़ खड़ा हुआ है, उसको किसी की मदद चाहिए तो उसे पता होता है जंगल में वो वहीं उगता है जहां पे उसको लाइफ सर्वाइवल इजी है, उस बीज में वो सब छुपा है, सारी इंफॉर्मेशन छुपी है कि जब उसको कंफर्टेबल नेचुरल असिस्टेंस मिलती है वातावरण की, तब वो ऑटोमेटिक उगाता है और फलता है और फूलता है। अगर वो ऐसी जगह उग जाता है तो बहुत दिन तक फलता फूलता नहीं है, बट जब उसको सुटेबल कंडीशंस मिलती हैं तब वो फलता फूलता है, यानी वो आगे की जनरेशन देता है, बीज देता है, आगे की पेड़ तैयार करता है। अगर वो ऐसा नहीं हो रहा है तो वो नहीं होता। पर हम नेचर में जब हमें बहुत ज्यादा मदद लगती है, कभी हम केमिकल से, कभी ये करो वो करो, फलानी प्रोसेस ढिकानी प्रोसेस, तो इसका मतलब है कि हमने एनवायरमेंट को, इकोसिस्टम को समझा नहीं, यानी नेचर को समझा नहीं।
इससे होने वाले आउटकम जो है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव फूड होगा, और नेगेटिव फूड हमें डेफिनेटली नुकसान करेगा। तो हमने बहुत कुछ मॉडिफिकेशन के नाम पे, सिविलाइजेशन के नाम पे नेचर से हम बहुत दूर चले गए हैं। हमारा फूड पूरा बदल गया है। हम अपनी पूरी हिस्ट्री को देखें, अगर फूड की हिस्ट्री देखें हम, तो हमारा फूड बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, और ये भी एक वजह है हमारे बीमार होने की। एंड नेचर लॉ एंड रूल्स को भी हम भूल गए। हमारे खाने का टाइम नहीं, हमारे सोने का टाइम नहीं। इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्सेस वाइटलिटी जो आजकल कोरोना चल रहा है, हम सालों से, सदियों से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क में है। इसमें सहजीवन है, सिम्बायोसिस है। सबको ये होता नहीं, और सबको होता क्यों नहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे समझे बिना ही हम या तो वैक्सीन बना रहे हैं। 47, 56 और इंट्रोडक्शन में एनिमल सर ने वैक्सीन को स्ट्रेस ही कहा है, मेडिसिन की तरह ही। और ये स्ट्रेस जो है बड़ी खतरनाक स्ट्रेस है। ये एक तरीके का पैलिएशन क्रिएट करती है, और ये जाकर के कभी कभी ये नेगेटिव इम्पैक्ट करके हमारी पूरी लाइफ को क्रिपल्ड एंड स्पॉइल्ड कर सकती है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जो हमारी इम्यूनिटी क्रिएट होती है, जब हम एनिमल सर ने कहा कि हम किसी भी इन्फेक्शन पैथोजेंस के संपर्क में आते हैं, तो हमारा थोड़ा थोड़ा समय तक हम संपर्क में आने से हमारी इम्यूनिटी क्रिएट होती है, वाइटैलिटी क्रिएट होती है। डेफिनेटली हेल्थ एंड हाइजीन इंपॉर्टेंट है, बट ओवर सैनिटाइजेशन के नाम पे केमिकल बॉडी में भर लेना, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो आप साफ सफाई रखिए, अत मत करिए, क्रेजीनेस मत बनिए। परंतु माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में जब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक आपका डिफेंस सिस्टम तैयार है। आपका डिफेंस सिस्टम यानी ससेप्टेबिलिटी अधिक है, यानी आपका डिफेंस सिस्टम वीक हो चुका है। डिफेंस सिस्टम वीक होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ आपको पता है। तो वो जब कारण मौजूद हैं तो वो इनवाइट करते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और फैलने में मदद करते हैं। हमारी वाइटलिटी वहां पे रिएक्ट नहीं करती, इम्परसेप्टेबल रहती है उसका रिएक्शन। होता भी है तो ना के बराबर होता है, एंड फिर वो क्रॉनिक डिजीज के रूप में स्टैब्लिश हो जाते हैं। तो ये जो हमारी वाइटलिटी का जो, और एक्यूट में तो क्लियर है, वहां तो रिएक्शन होती है रिकवरी के रूप में या डेथ के रूप में। वहां पे प्रॉपर असिस्टेंस, साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग सिमिलर मेडिसिन मिल जाए तो हम उस पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं। तो स्टैटिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस लैंग्वेज ऑफ वाइटल फोर्स। सवाल ये है कि मुझे ब्रिंजल या व्हीट खाने से, गेहूं खाने से एलर्जी है, ऐसा रिपोर्ट में आया, बट मेरी बॉडी इन दोनों को खाने से कोई तकलीफ नहीं। हालांकि मैं ऐसा फूड को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है, बट डेफिनेटली कोई भी चीज मानने से पहले अपनी बॉडी को समझना जरूरी है। जब पेशाब आती है तो आप पेशाब जाते हो, जब भूख लगती है तो खाना खाते हो, जब नींद आती है तो सोते हो, जब प्यास लगती है तो पीते हो। एंड इसके क्रॉस चेक सिस्टम भी दिए एनिमल सर ने, सॉरी नेचर ने, और इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि अगर आपने पानी बराबर पिया है तो ड्राइनेस नहीं होगा, और अगर ड्राइनेस नहीं है तो यूरिन जो आउटपुट है वो पहला डार्क यूरिन होगा मॉर्निंग का, और बाकी सारे ट्रांसपेरेंट यूरिन होंगे। इसका मतलब है कि आपका इनटेक ऑफ फ्लूइड बराबर है। इसी तरीके से भूख लगने पर जब हमारा पेट भर जाता है तो एहसास होता है और हम वहीं छोड़ देते हैं। अगर हम इनकेस ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो सुबह दिक्कत हो सकती है, और हो भी जाती है अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो हमारी बॉडी में हर समय साइन है, वो हर समय सेटिस्फेक्शन का साइन देती है। अगर वो ओवर हो रहा है तो वो ओवर का साइन देती है। हमारी बॉडी थक रही है तो थकने का साइन देती है। हमें भूख लग रही है तो भूख का साइन देती है। ईच एंड एवरी साइन हमें और उसका क्रॉस चेक करने का तरीका है। अगर आपने खाना खाया और पच गया तो सुबह स्टूल प्रॉपरली होना चाहिए। अगर स्टूल प्रॉपर नहीं हुआ तो खाना पचा नहीं, ये पहला साइन है, आपका डाइजेस्टेशन डिस्टर्ब है। अगर वो इंडिस्पोजिशन है तो आप फास्टिंग रहिए या हल्का खाना खाइए, और अगर वो लगातार बना हुआ है तो डेफिनेटली आपको मेडिसिन की जरूरत है। इस तरीके से नेचर को समझना, अपने बॉडी में भी नेचर है, यानी हम एक छोटे से बीज में
एक पूरे व्यक्ति के बनने की संभावना होती है, जैसे पेड़ बनने की संभावना होती है एक छोटे बीज में छुपा होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में पूरी साइंस, नेचर, पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है, पूरा कॉस्मिक वर्ल्ड छुपा हुआ है। वो पल पल प्रतिपल ईच एंड एवरी मोमेंट पे हमें समझ देता है सही और गलत की, नेचुरल और अननेचुरल की। कभी कभी हम अपनी ह्यूमन ब्रेन को, जो हम बिलीफ सिस्टम क्रिएट होते हैं, जो हम अल्टर्ड इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आ जाती हैं या हमारी समझ नहीं होती प्रॉपर, तो उसकी वजह से हम अपने आपको ऐसे तरफ डाल देते हैं, ऐसे रास्ते पे डाल देते हैं जिससे हमारी बॉडी को, माइंड को, हमारी स्पिरिट को नुकसान होता है। अब एनिमल सर कह रहे हैं कि अगर आप दो तरीके के डिजीज डील कर रहे हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक, तो दोनों में डाइट एंड रेजिमेंट क्लियरली एनिमल सर ने लिखे हैं। इन्हें आप पढ़ सकते हैं, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। एक्यूट में तो एनिमल सर ने कह दिया कि कोई भी डाइट एंड रेजिमेंट आपको फॉलो नहीं करना है। अपने वाइटल फोर्स की सुननी है, पेशेंट के वाइटल फोर्स की सुननी है। अगर उसे भूख नहीं है तो उसे नहीं खाने देना है, अगर कोई स्पेशल डिमांड है उसकी तो उसे फुलफिल करना है। तो पेशेंट का जो वाइटल फोर्स एक्यूट कंडीशन में जिस तरीके की डिमांड करता है, उस डिमांड को फुलफिल करना है, उसके साथ जाना है, यह एनिमल सर कहते हैं। तो एक्यूट में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। क्रॉनिक डिजीज में एनिमल सर ने ऑर्गन में भी लिखा है एंड क्रॉनिक डिजीज में भी लिखा है, और हर एक कंडीशंस लिखी है। इवन स्टेरिलिटी पेशेंट, इम्पोर्टेंस पेशेंट, वीक डाइजेशन के पेशेंट, सब तरीके के पेशेंट्स के बारे में एनिमल सर ने लिखा है कि उसको पर्टिकुलरली कैसे डील करना है। और अगर आप उसे समझते हो, क्रॉनिक डिजीज में जो भी क्योर ऑफ सोरा के समय जो भी रूल्स लिखे हैं एनिमल सर ने, उसे डील करते वक्त पेशेंट्स की अकॉर्डिंग कंडीशन, आप पूरा एक चार्ट नहीं बना सकते, अकॉर्डिंग कंडीशन, जैसी डिजीज है, जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है, उसके अकॉर्डिंग स्पेशल नियम है। उन नियमों को बता करके अगर आप पेशेंट्स को समझाते हो तो डेफिनेटली ये डिजीज जो है जल्दी ठीक हो सकती है। इसलिए डाइट एंड रेजिमेंट के जो भी रिकमेंडेशन है टीसीडी और ऑर्गन में एंड लेसर राइटिंग में, जो खासतौर पे एपिडेमिक और एक्यूट डिजीज के लिए एनिमल सर ने, या सिक पर्सन को डील करते वक्त किस तरीके से ध्यान रखना है, वो सब अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप किसी भी पेशेंट को अच्छे से डील कर सकते हैं, नेचुरल मोड ऑफ लिविंग स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि वो जल्दी रिकवर हो जाए। अब ये जो डिफरेंट सिस्टम है और मेथड्स हैं जो एनिमल सर से बियॉन्ड जा करके काम कर रहे हैं, इन पे थोड़ी बात करते हैं। है तो ये आउटलाइन, इनको थॉरली हम आगे चल करके आपको सीरीज के रूप में इन सारे मेथड्स को एनिमल सर से कंपैरिजन करने वाले। इसमें सबसे पहले हम कैंट मेथड को ही कंपेयर करेंगे। कैंट के साथ दुर्भाग्य था, जो हमने पहले ही बता दिया, बट अभी इन सब के साथ जो अभी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग स्टालबर्ट्स हैं, इनके साथ कोई दुर्भाग्य नहीं है। इनको वो रिसोर्स बुक जो है, जो एनिमल सर ने क्रिएट की, वो अवेलेबल है, बट उनके बाद भी वो इनको वो नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अब ये लो पोटेंसी प्रिस्क्राइब है, जिसमें बोरिक और ईजा यागा आते हैं। ये काफी एनिमल सर के करीब है ये मेथड, बट इन्होंने भी मियाजम नहीं समझा प्रॉपरली। अगर समझा है तो अप्लाई नहीं कर पाए कंप्लीटली। हाई पोटेंसी प्रिस्क्राइबर, इन्होंने तो जो 230, इन्होंने तो मियाजम की बाट लगाई, पोटेंसी की भी बाट लगाई, और इन्होंने डोज की रिपिटेशन की भी समझ नहीं, क्योंकि इन्होंने सिक्स एडिशन को पढ़ा नहीं, और पढ़ा है तो इसे माना नहीं, और मान भी लिया है तो उसे अप्लाई नहीं किया। तो हाई पोटेंसी प्रिस्क्राइबर यानी कैंटियन, या उससे भी मॉडिफाइड फॉर्म में जो भी लोग हैं, 1M, 10M, LM, MCM पोटेंसी जो यूज करते हैं। एलोपैथिक लाइक यानी पेटेंट मिक्सचर जो बना रहे हैं, बैक्सन, बत्रा, जो ये आपके डॉक्टर वकनाली मेडिसिन और सभी जितनी भी मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज हैं, वो सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइबिंग कर रही हैं, एलोपैथिक लाइक प्रिस्क्राइबिंग है।
डायग्नोसिस बेस्ड प्रिस्क्राइबिंग जो सिस्टम बना दिया है, जैसे वैक्सीन ने 26 मेडिसिन कॉम्बिनेशन बनाए हैं अलग अलग सिस्टम के हिसाब से। तो ये तो हैनीमैन के कहीं करीब नहीं है। लो पोटेंसी कहीं तक कुछ करीब है, हाई पोटेंसी डोज एंड पोटेंसी एंड मियाजम में पूरे चूक गए हैं। एलोपैथी लाइक तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है मानते, होम्योपैथी की कंसेप्ट भी कुछ नहीं मानते, बट होम्योपैथी के नाम पे ये होम्योपैथिक डॉक्टर लिखते हैं और प्रैक्टिस पूरी एलोपैथी की तरह करते हैं। मिक्सर हाई एंड लो पोटेंसी, ऐसे लोग कभी हाई देते हैं कभी लो, कुछ केसेस में ये हाई देते हैं कुछ केसेस में लो देते हैं, इनको पता ही नहीं है कि क्यों देना है कैसे देना है, इनकी अपनी इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग ये चलते हैं। कुछ बोलते हैं कि जहाँ पे पैथोलॉजी वहाँ लो पोटेंसी, जहाँ पे पैथोलॉजी नहीं है, जहाँ माइंड अफेक्टेड है जहाँ पे, वहां पे आप हाई पोटेंसी लीजिए। इस तरीके की थ्योरी क्रिएट करके रखी है। क्लासिकल और कैंटियन, जितने भी लोग अपने आप को क्लासिकल कहते हैं वो लगभग कैंटियन है। कैंटियन का मॉडिफाइड फॉर्म है या उसका ऑफशूट है, जिसमें माइंड मेथड पूरी बॉडी को बाजू करके सिर्फ मेंटल रूब्रिक्स या माइंड सेक्शंस को ही सिर्फ फॉलो करते हैं। सब कुछ इनको, चाहे कान बीमार हो तो भी ये माइंड देखते हैं, चाहे नाक बीमार हो तो भी ये माइंड देखते हैं, घुटना बीमार हो तो भी ये माइंड देखते हैं। इनको बाकी पूरी जो सिम्टोमेटोलॉजी है प्रूविंग के दौरान उससे कुछ लेना देना, इवन रिपोर्टरी से ही लेना देना है, मैथमेटिका से भी कोई लेना देना नहीं है इनका। कैंट सिंथेटिक या आप जो भी कंप्लीट या सिंथेसिस रिपोर्टरी, उसमें जो भी रूब्रिक्स कहीं से भी आ रही हैं उन पे इनका माइंड रूब्रिक्स पे इनका फोकस है। सेंसेशन और इमेजिनेटरी मेथड, यहाँ पे म्याजम की बात लगाई है, जैसे माइंड मेथड में म्याजम के बारे में कोई बात नहीं, म्याजम को कंसिडर ही नहीं करते, पोटेंसी एंड डोज पे तो उनकी समझ है ही नहीं। उसी तरीके से सेंसेशन इमेजिनरी मेथड में भी उसी तरीके का है कि उन्होंने नए म्याजम क्रिएट किए, फैब्रिकेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसको हैनीमैन हाइपोथेसिस एंड इन चीजों को मना करके गए, ये बड़ा धड़ हिल्ले से ये काम कर रहे हैं इस पे। इनके सिस्टम में एक पेशेंट को खूब थकाया जाता है, एक पेशेंट को कभी एनिमल देखते हैं, कभी एनिमल की तरह देखते हैं, कभी उसे प्लांट की तरह देखते हैं। एक्चुअल में जो प्रूविंग हुई उसको ये बाजू कर दिए, कभी कह रहे हैं ये लैक है, कभी कह रहे हैं ये सर्पेंटाइन है, यानी सर्प की श्रेणी में आता है, यानी क्या क्या। एंड डॉक्टर सॉल्टन भी वैसे ही है, उन्होंने पूरी जो एलिमेंट्स और जो मिनरल्स हैं वो भी एक थॉट बेसिस पे क्रिएट की है। एंड डॉक्टर विथलगत डॉक्टर कैंट का ही मॉडिफाइड फॉर्म में, इन्होंने भी म्याजम को नहीं समझा और पोटेंसी एंड डोज की रिपीटेशन को नहीं समझा है। ये हैनीमैन के 6th एडिशन के काफी हद तक दूर है, बस दुनिया में सबसे बड़े क्लासिकल कहलाते हैं और सबसे महंगा कोर्स भी बेचते हैं। डॉक्टर एमएल धाबले जो शायद आईसीआर क्या इस तरीके का मेथड है वो, इसमें इन्होंने 3 लोगों को कंसिडर किया है, कैंट, बोनिंगसन एंड बोगर का कंपाइलेशन। उनकी अंडरस्टैंडिंग को डॉक्टर धवले ने आगे बढ़ाया है और डॉक्टर अमर सिंह सर, इनके सर से हमने भी सीखा है, इन्होंने 30 पोटेंसी को ही डिक्लेयर कर दिया है कि यही सबसे माइल्ड और सबसे क्यूरेटिव पोटेंसी है। यानी हैनीमैन सर ने जो एलएम पोटेंसी दी इन्होंने कभी यूज नहीं की और ये मानते भी नहीं। हैनीमैन सर की 48 साल के एक्सपीरियंस के बाद क्रिएट की गई उस पोटेंसी एंड डोज की रिपीटेशन की समझ को ये मानने को तैयार नहीं। इन्होंने जो म्याजम के बारे में कहा है वो भी अदर जो डॉक्टर्स ने म्याजम समझा उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाया है। हैनीमैन सर ने जो कहा म्याजम वो एकदम अलग है। एंड प्रेडिक्टिव, जो लोग डिजीज के अकॉर्डिंग एंड एम्ब्रियोलॉजी के अकॉर्डिंग पूरा सिस्टमाइज किया है, मॉडर्न से मैच कराने की जो कोशिश की गई है, और इन्होंने कहा कि सबसे डिस्ट्रक्टिव म्याजम यानी सिफिलिस को ही ठीक करना है सबसे पहले, और सारी की सारी जो डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है वो सब सिफिलिस है। अगर हैनीमैन सर को आप ठीक से पढ़ोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे डिस्ट्रक्टिव म्याजम
और उसके मैनिफेस्टेशन सोरा के ही है। एंड वेनेरियल मियाजम है, साइकोसिस सिम्प्लिस, और बहुत लिमिटेड है मैनिफेस्टेशन उसके। या तो इन्होंने इसे पार्शियली समझा है या अपनी इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाइड किया है। ओरिजिनल टीचिंग जो है एनीमैन सर की, उसको कहीं भी नहीं माना है इन्होंने। इनका कुछ भी जो है, अगर ये सक्सेस है, अगर सक्सेस के आधार पे इन्हें देखना चाहते हैं तो इनके क्लिनिक में, इनके हॉस्पिटल्स में जाकर के देखना पड़ेगा आपको। डेफिनेटली आपको उन ग्रे एरिया पे फोकस करना पड़ेगा जो ठीक नहीं होते। 1 या 2 दिन की विजिट में ये चीज समझ में नहीं आती। अगर महीने 15 दिन आप रुकते हो तो इनके ग्रे एरिया दिखाई देने लगते हैं कि कहाँ ये सफल है और कहाँ ये असफल है। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि एक में से इतने बड़े बड़े नामों में से कोई भी एनीमैन सर को ना तो करेक्टली और ना ही कंप्लीटली फॉलो कर रहा है। इसके बावजूद भी होम्योपैथी फल फूल रही है और वर्ल्ड में सेकंड चॉइस के रूप में बनी हुई है। इनको अगर अलग अलग सिस्टम, इनकी जेंटलनेस पे देखा जाए, पोटेंसी लेवल पे देखा जाए, इनकी क्यूरेटिव सिस्टम पे देखा जाए, मैथमेटिक सिस्टम पे देखा जाए, ससेप्टेबिलिटी सिस्टम पे देखा जाए, तो हैनीमैन का जो ऑर्गन ओरिएंटेड मेथड है 6th एडिशन के अकॉर्डिंग, वही सबसे बेस्ट मेथड है आज भी, जो 200 साल पहले बनाया गया। और बाकी सारे मेथड आप कहीं पे भी किसी भी लेवल पे आप ऐसे चेक करोगे तो सबसे बेस्ट मेथड जो है हैनीमैन का ही मेथड है। अब हैनीमैन मेथड को समझना ही जरूरी है, क्योंकि ये सब के सब भटक गए हैं। मैं ये कोई जानबूझ के नहीं कह रहा हूं, मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, मैं ये सच आपके सामने लाना चाहता हूं। इनका एक भी डॉक्यूमेंट लाइन जो है, अगर कुछ एफोरिज्म ये कोट करके ये कहते हैं कि हैनीमैन सर ने ऐसा कहा, और बहुत सारे ऐसे एफोरिज्म है जो ये कोट करते हैं कि ये हैनीमैन सर को कहीं फॉलो नहीं करते, पार्शियली मानते हैं, पार्शियली ही फॉलो करते हैं। अब हम आपको करेक्ट हैनीमैन मेथड या हैनीमैनियन होम्योपैथी, इसके बारे में आपको कुछ आउटलाइन खींचता हूं। हमने चाहते तो हैनीमैन मेथड कह सकते थे, हैनीमैन होम्योपैथी कह सकते थे, पर डेफिनेटली ये ऑलरेडी बहुत लोग इस नाम से अपनी चीजों को स्प्रेड कर रहे हैं, तो हम कुछ अलग नहीं होते। इसलिए हमें कुछ ऐसा नाम चाहिए था जो फिट हो। हैनीमैन सर जैसा छोड़ के गए उस नाम के अकॉर्डिंग हो। तो वर्जिन मतलब होता है अनटस्ट, ओरिजिनल, प्योर एंड नॉट चेंज और स्पॉइल्ड। यानी जैसा हैनीमैन सर 200 साल पहले फाइनल डॉक्यूमेंट लिख के गए, एज इट इज प्रैक्टिस करना, तो उसको कहते हैं वर्जिन होम्योपैथी या हैनीमैन मेथड। नथिंग मोर नथिंग लेस अदर देन व्हाट डॉक्टर हैनीमैन टोल्ड। अगर देखना भी है तो उसी दृष्टिकोण से देखना है। अगर कोई किताब बढ़ानी भी है इस मेथड के साथ जिसने हैनीमैन सर को समझा है, तो उसी दृष्टिकोण से बढ़ानी है। अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर हैनीमैन इन हिज ओन पर्सपेक्टिव विद इवोल्यूशन ऑफ होम्योपैथी ईयर आफ्टर ईयर। 48 साल में जो ईयर बाई ईयर जो डेवलपमेंट किया हैनीमैन सर ने, एंड फाइनली ये कह के गए कि ऑलमोस्ट परफेक्ट है, उसको एज इट इज आपके तक पहुंचाना, यही वर्जिन होम्योपैथी का मिशन है। हैनीमैन मेथड ईच एंड एवरी होम्योपैथ तक पहुंच जाए तो हमारा, या कुछ जितने लोगों तक भी पहुंच जाए तो हमारी जो मेहनत है वो कुछ हद तक सार्थक होगी। इस उम्मीद के साथ हम आपको वर्जिन होम्योपैथी के बारे में बता रहे हैं। अब इसमें हमने जो है एक चीज रखी है, वर्जिन होम्योपैथी साइंटिफिक कोचिंग, जिसके थ्रू इस पूरे सिस्टम को सीखा जा सकता है। इस सिस्टम में हमने पहले 15 मॉड्यूल्स थे, अब इसको हमने मॉड्यूल्स चेंज किए हैं, 13 मॉड्यूल्स हैं, और ईच मॉड्यूल में 5 लेक्चर्स हैं। मैं आपको मॉड्यूल्स के बारे में आगे बताता हूं। एंड ये 65 जो लेक्चर्स हैं टोटल, 13 पंजे 65, उसमें 20 केस प्रेजेंटेशन हैं, और हर 2 वीक में एक लाइव डिस्कशन है 2 से 3 घंटे के बीच, जिसमें आप लेक्चर सुनने के बाद और असाइनमेंट लिखने के बाद आपकी जो भी क्वेरीज बनती हैं उनको हम सॉल्व करते हैं।
5 लेक्चर जो वर्होम रिपर्टरी है, जो हैनीमैन की टीसीडी एंड एमएमपी पे क्रिएटेड है। आगे चल के कुछ और बुक्स इसमें ऐड होने वाली जो हैनीमैन कंसेप्ट पे प्रूव्ड मेडिसिन लिखी गई हैं, वो रखी जाएंगे। तो ये एक रिपर्टरी है जिसकी हम 5 लेक्चर्स क्रिएट किए हैं। इसकी ट्रेनिंग है कि किस तरीके से ये बेटर आउटकम दे सकता है आपकी प्रैक्टिस में। 4 सेमिनार्स रखी गई हैं। 3 सेमिनार्स आपको पब्लिक के बीच में, आपको अपने ग्रुप में क्रिएट करनी है, और 1 सेमिनार जो है डॉक्टर्स के बीच में करनी है, जिससे कि डॉक्टर्स को भी ये पता चले कि आपके पास कुछ लर्निंग हुआ है, आप हैनीमैन सिस्टम को अच्छे से जानते हो। एंड 20 डेज की क्लिनिकल ट्रेनिंग रखी गई है, लाइव केस टेकिंग, जिससे कि आप समझ सकें कि ये सिस्टम हमारे क्लिनिक में आकर के हम कैसे जो पढ़ाते हैं वैसा ही करते हैं या कुछ अलग है, एंड उसका फॉलो। और 5 रियल केसेस आपके हैंडलिंग में मदद करते हैं। 5 केसेस में फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन एंड सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, कभी जरूरत पड़े तो थर्ड तक। इससे ज्यादा हम मदद नहीं करते। आपको सिस्टम सिखाना इंपॉर्टेंट है जिससे कि आप खुद कर सकें। एंड मोर देन 100 स्टूडेंट्स इस सिस्टम को से एजुकेट हो चुके हैं, और इस सिस्टम से वो बहुत तरीके से गेन कर रहे हैं और सेटिस्फाइड हैं। तो ये जो सिस्टम है, इसको और थोड़ा बेहतर समझने के लिए हम जाते हैं। ये जो वीक वाइज इसको बनाया गया है, जिसमें पहले वीक, फर्स्ट एंड सेकंड वीक में मॉड्यूल 1 है। इनके 5 लेक्चर आपको असाइन होंगे सुनने के लिए। 2 असाइनमेंट लिखने को दिए जाएंगे, एक डिस्कशन होगा, और वर्होम सॉफ्टवेयर का कोई ट्रेनिंग नहीं है उस दिन। इसके बाद ये वीक वाइज इसी तरीके से आपको रखा गया है। और इसमें जो 20 लाइव डिस्कशन है, जो वर्जिन होम्योपैथी टीम के जरिए से रहते हैं, 20 केसेस प्रेजेंटेशन, कि हम किस तरीके से डील करते हैं पेशेंट्स को, कैसे फॉलो अप करते हैं, पूरा स्टार्ट से लेकर एंड कैसे करते हैं केसेस को। एंड हम अपने पार्टिसिपेंट एस्पिरेंट से भी केसेस लेते हैं, उनकी केस स्टडी देखते हैं, एंड वो कहीं चूकते हैं, कहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग कम पड़ती है, तो हम उन्हें मदद करते हैं कि आप यहाँ पे सुधार करिए। इससे उनका प्रेजेंटेशन तो बढ़ता ही है, केस की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मेरे केसेस से सिर्फ कॉन्फिडेंस आता है। आपके केसेस खुद करने से उसमें ये वैल्यू क्रिएट होती है कि हाँ यार, मैं कर सकता हूँ, मैं सही जा रहा हूँ, मेरे को फॉलो अप में, जैसे सर ने कहा था, जैसे मुझे हैनीमैन सर ने लिखा बताया, वैसा ही हो रहा है। तो आपकी केस स्टडी, यानी ये बहुत जल्दी ही आपके साथ ये, यानी वीक 11 और 12वां वीक में ही ये आपका काम शुरू हो जाता है, अपने केसेस को एप्लीकेशन शुरू हो जाती है। और प्रत्येक मॉड्यूल का आउटकम लिखा है कि इस मॉड्यूल को के लेक्चर असाइनमेंट करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, क्या गेन होने वाला है, किस तरीके का प्रैक्टिकल प्रोफेशनल एप्लीकेशंस करने में मदद मिलेगी, कहाँ पे आप कैपेबल बन जाएंगे। तो प्रत्येक मॉड्यूल का आउटकम लिखा गया है कि एक, इसको सुनने के बाद, इसको पढ़ने के बाद, असाइनमेंट करने के बाद आपकी क्या कैपेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से हैनीमैन सिस्टम को करेक्टली सीखने के लिए, इजीली फॉलो करने के लिए एक बैच शुरू हो रहा है। 12th नंबर का बैच है ये। अब तक 11 बैच में 9th बैच कंप्लीट हो चुके हैं, 2 बैचेस चल रहे हैं, ये 12वां बैच हम लॉन्च कर रहे हैं। तो ये 15 जून से बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लर्निंग कर सकते हैं हैनीमैन सिस्टम की। एंड हमें आप विजिट कर सकते हैं, हमारी 2 वेबसाइट हैं, और हमारे YouTube चैनल पे भी आप फोकस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमारा सैमुअल हैनीमैन मेन चैनल है, एंड फेसबुक पे भी हमारा पेज है, ट्विटर पे भी पेज है, इंस्टाग्राम पे भी पेज है वर्जिन होम्योपैथी के नाम से, तो आप फॉलो कर सकते हैं इन्हें। और जो भी अपडेट है आपको समय के अनुसार मिलते रहेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के समय हम आपको, हमारे पास एक केस स्टडी पड़ी हुई है, जो हमें
डॉक्टर यशवंत की मदद से मिली है। डॉक्टर यशवंत ने संकरण ग्रुप को लिखा था, तो वहां पे 8 केस डाले उन्होंने, और 8 केसेस के बाद उन्होंने एक टोटलिटी डाली हुई है। उस टोटलिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने कैम्फर डिसाइड की मैक रेपर्टरी से। अगर हम यही टोटलिटी को जब हैनीमैन सिस्टम से देखेंगे तो कोई और ही रेमेडी आती है, कैम्फर तो कहीं नजर भी नहीं आती। तो ये इसी से ये पता चलेगा आपको कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन में हम आपको ये प्रेजेंटेशन करेंगे आगे चल के, जो हम इस पे काम करेंगे। पहले हम रिकॉर्डेड जो हमारा प्रेजेंटेशन है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो हैनीमैन सिस्टम से लेकर के जो हमें लीगेसी मिली थी उसको लेकर के जो हम भटक गए, उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रह जाता है। तो हम ये देखेंगे कि जो रेपर्टरी है उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, एंड हैनीमैन सर से जब वही मेडिसिन चेक करते हैं तो डोमिनेंसी कौन सी मेडिसिन की आती है। तो ये हम अभी चेक करने वाले हैं ड्यूरिंग डिस्कशन। तो हम इसको ये ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करते, पहले क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करते हैं, देन बरहोम रेपर्टरी का इम्पोर्टेंस देखेंगे। 10 मिनट में आपको इसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी बरहोम रेपर्टरी की, एंड आप देखेंगे कि इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स वाली जो बात है इन्हें करने की वो कंप्लीट नहीं होती। एंड डिफरेंट मेडिसिन क्यों आती हैं? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, अप्रोच ही जो हैनीमैन सर छोड़ के गए वो हमने नहीं अप्लाई की, इसकी वजह से ये समस्या है। तो ये सारे सिम्टम जिन सिम्टम है वो सारे के सारे सिम्टम हम बरहोम में डालने की कोशिश करेंगे, और बरहोम के बाद जो आउटपुट आएगा वो हम देखेंगे। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा, और आपकी जो क्वेरीज है हम सॉल्व करने को तैयार हैं। और डॉक्टर यशवंत को मैं इनवाइट करता हूं कि वो डिस्कशन शुरू करें। जो भी क्वेरीज हैं पहले उससे सॉल्व करें, देन फिर हम एक छोटा सा ये प्रेजेंटेशन है जो ये केस के लिए है वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।